पतंजलि दंत कांति बहुत अब्रेजिव नेचर है उसका। लोगों को लगता है वो नेचुरल है, वो बहुत अच्छे से अपने दांतों के ऊपर ऐसा बिल्कुल आज वो मिशन पे निकले होते हैं 1 मिनट के लिए कि मुझे ऐसा 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 करना है। दातून अच्छा रहता है कि ब्रश रहता है, और साइंटिफिकली क्या बेस्ट है टंग क्लीनर का यूज, जीभी का यूज करना, ये कितना यूजफुल है और इससे क्या बेनिफिट होता है? बूढ़े लोगों में दिक्कत अक्सर जो क्लिनिकली हम फेस करते हैं लोगों में वो होती है दांतों में झंझनाहट की परेशानी, ठंडा गर्म लगना हो सकती है, कभी कभी लोगों को हवा तक लगती है, तो मसूड़ों की समस्या भी हो सकती है, दांतों की समस्या भी हो सकती है, मुंह के छाले भी हो सकते हैं। मसूड़े की समस्या आपकी ब्रशिंग टेक्निक से भी हो सकती है कि आप अपने ब्रश जो यूज कर रहे हैं किस स्पीड से कर रहे हैं, किस पावर से कर रहे हैं। दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, चाहे बहुत ही खराब हो जाते हैं तो दांत नया डेंचर बनवाते हैं लोग, नहीं तो अभी तो नया आ गया है कि पूरा का पूरा दांत ही इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये कब करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, और ये डेंचर ज़्यादा बेहतर है, और डेंचर के भी क्या प्रकार हैं, क्या किस तरह के कौन से डेंचर ज़्यादा अच्छे रहते हैं? अभी फूड हैबिट्स क्या होने चाहिए जो हमारे ओरल हेल्थ के लिए, गम हेल्थ के लिए, टीथ हेल्थ के लिए बेस्ट हो? हमारी ईटिंग हैबिट्स ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करती हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स हमारी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती हैं। एसिडिक ड्रिंक्स आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो कंज्यूम ज़्यादा करने की वजह से आपका इनेमल शेड ऑफ हो जाए। सॉफ्ट ड्रिंक्स इनका नाम है लेकिन ये सब एसिडिक ड्रिंक्स होते हैं। अच्छा, ये फास्ट फूड और जंक फूड जो है, जो रेडीमेड फूड है, मैगी, बर्गर, पिज्ज़ा, क्या ये खाने चाहिए? दांतों के लिए अच्छे हैं? बीइंग अ पर्सन फ्रॉम यंग जनरेशन मैं आपको बता सकती हूँ कि अवॉइड तो हम बहुत हद तक करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। दांत सड़ जाना, केरीज हो जाना, ये बहुत ही यंग जनरेशन के लोगों को भी बहुत ही मैंने, ये तो प्रॉब्लम तो हर एज में हो सकता है। दांत पीले ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने एज ए घरेलू उपाय। मेरे पास एक ब्राइड आई थी डेंटल मेकओवर के लिए। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे दांत हल्के से पीले थे, मैं रोज अपने दांतों को रात में नींबू और नमक से रगड़ के सोती हूँ तो मेरे दांत थोड़ा पीले से वाइट होने लगे हैं। मैं उस टाइम स्टन थी ये सोच के कि पेशेंट इज सो हैप्पी, ये सोच के कि उनका येलो दांत अब वाइट होने वाला है। एक पेशेंट थे, उनको कंप्लेंट थी कि उनके 2 दांत जो है ना सामने के रैबिट टीथ हैं मेरे, मतलब ये 2 दांत मेरे ज़्यादा बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना सुंदर इसका उपाय निकाला। उन्होंने वो फाइलर लिया, मिरर के सामने बैठे और फाइल कर दिया उन्होंने अपने दोनों दांत। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रामेश्वर कुमार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। अगर आपको दांतों की तकलीफ़ है, आप बच्चे हैं, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट गाजियाबाद से, दिल्ली के गाजियाबाद से हैं, डॉक्टर विमोचनी गुप्ता जी, और वो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। मैं इनसे बहुत सारे सवाल भी पूछूंगा, मुझे भी दांतों में तकलीफ़ है, मैं उसके बारे में भी पूछूंगा। तो अंत तक इसको सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हर एज के लिए, आप चाहे आप यंग एज में हैं, आप एडल्ट हैं या ओल्ड एज में हैं, सभी लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दांतों की ज़रूरत तो सबको है और दांत स्वस्थ होना सभी को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वेलकम डॉक्टर विमोचनी गुप्ता मैडम, आपको हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आपने बुलाया, थैंक यू। हाँ, मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा अपने ऑडियंस के लिए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर विमोचनी गुप्ता। मेरा अपना डेंटल क्लिनिक है, गौर सिटी रीजन में मेरा क्लिनिक आता है। गुप्ता डेंटल क्लिनिक के नाम से मैं अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ मैं अपने इसी पर्सनल क्लिनिक में। और हम बेसिक से एडवांस डेंटिस्ट्री सब कुछ अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। डेंटिस्ट्री बहुत वाइड है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं, एक दांत से लेके मुंह में जितनी भी समस्याएं होती हैं सारी उसमें इंक्लूड करते हैं हम। हमारा जीभ होता है, हमारा मसूड़े होते हैं, हमारा गाल होता है, हमारे लिप्स से भी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सब हम ओरली जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको ट्रीट करते हैं। तो एक डेंटल क्लिनिक में सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब हम अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। गौर सिटी के रीजन में ये बेस्ड है और 2 साल से एटलीस्ट मैं अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। काफ़ी सारे हॉस्पिटल सेटअप्स के साथ भी मैंने टाई अप कराया है और हम अपने कैंप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आज आपके साथ मौका मिला ये पॉडकास्ट करने का, तो आपकी जितनी भी ऑडियंस है यूट्यूब की उनके साथ हम कनेक्ट करेंगे ताकि उनके लिए भी नॉलेज स्प्रेड हो, वो भी अपने सारे क्वेश्चंस के साथ
आंसर्स अच्छे से ढूंढ पाएँ और हमारी भी चीज़ें आगे तक अवेयर करने के लिए स्प्रेड हों। थैंक यू मैडम। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ, और सवाल हम तो मैंने हमारे साथ ज़्यादा ऑडियंस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे ओल्ड एज के ऑडियंस है, लेकिन मैं आज बच्चों के लिए भी सबके लिए पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कि ओल्ड एज में क्या क्या समस्याएं होती हैं ओल्ड एज में लोगों को दांत से रिलेटेड, और क्या क्या उसके समाधान है, तो थोड़ा सा उसको बताएंगे तो। सर, अगर हम बात करते हैं कि बूढ़े लोगों में दिक्कत अक्सर जो क्लिनिकली हम फेस करते हैं लोगों में, वो होती है दांतों में झंझनाहट की परेशानी। जैसे ही इंसान की एक एज पार हो जाती है और वृद्धावस्था में वो एंटर करते हैं, तो उनके गम्स श्रिंक करने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन आती है, किसी के मसूड़े श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं। और जो दांत की जड़ है, जैसे ही आपकी दांत की जड़ खुल गई, मसूड़े में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई, आपके दांतों में परेशानी शुरू हो जाएगी। वो परेशानी झंझनाहट हो सकती है, ठंडा गर्म लगना हो सकती है, कभी कभी लोगों को हवा तक लगती है। तो मसूड़ों की समस्या भी हो सकती है, दांतों की समस्या भी हो सकती है, मुंह के छाले भी हो सकते हैं। वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ तो झंझनाहट है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं वो केस डिपेंडेंट होती हैं। ईटिंग हैबिट्स से रिलेट कर सकते हैं, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है इस बात से रिलेट कर सकते हैं। ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि पेशेंट अपना ओरल हाइजीन, वो अपने मुंह की साफ सफाई किस हिसाब से करता है। अगर आपकी मुंह की साफ सफाई, रख रखाव के तरीके अच्छे हैं तो ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपके समस्या है तो उसका पहले तो कारण देखा जाता है, फिर उसका समाधान ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया। मैंने इसमें दो तीन चीज़ें आपने बताई मैडम। एक तो सबसे पहले कि सबसे बड़ी समस्या रहती है कि दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने चीज़ें बताया कि मसूड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जो दांतों को पकड़ के रखते हैं, एक तरह से समझिए एंकर का काम करते हैं। और उम्र के हिसाब से, चाहे तकलीफ के हिसाब से, ओल्ड एज में ऐसा होता है कि मसूड़े नीचे आ जाते हैं, तो एक तरह से दांतों को पकड़ने वाली जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है, जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं, क्या ये बात सही है क्या? और ये क्यों मसूड़े क्यों नीचे आ जाते हैं, और ये नॉर्मल मसूड़े रहें, इसके लिए क्या हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं ताकि ओल्ड एज में भी हमारे जो दांतों की जड़, इसको बोलेंगे कि जड़ उसकी मजबूत रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं मैडम? जी सर, मैं बताती हूँ। बुढ़ापे में जैसे हमारी नॉर्मल हाथ की स्किन हुई, बॉडी की स्किन हुई, ये सारी स्किन जो श्रिंक होती है, सिकुड़ती है। नॉर्मल स्किन भी हमारी सिकुड़ती है। तो हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू है, मतलब मुंह के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, हमारा गाल हुआ या फिर गम हुआ, उसकी भी एक सर्टेन एज के बाद सिकुड़ने की टेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो जब वो श्रिंक हो जाता है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जब वो अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे हो जाता है तो हमारी रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं। जब हमारी रूट्स एक्सपोज हो जाएंगी तो जो हमारा क्राउन पार्ट है दांत का, वो क्राउन पार्ट इनेमल से कवर्ड होता है, तो उसमें सेंसिटिविटी का इशू नहीं आता है। लेकिन जब हमारा रूट एक्सपोज हो जाता है तो वहाँ पे हमारा इनेमल प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर आपको कोल्ड भी लगेगा, आपको वार्म भी लगेगा, आपको नॉर्मल फूड आइटम्स भी लगेंगे। मसूड़े की समस्या एक तो इस वजह से हुई, दूसरा मसूड़े की समस्या आपकी ब्रशिंग टेक्निक से भी हो सकती है कि आप अपने ब्रश जो यूज़ कर रहे हैं किस स्पीड से कर रहे हैं, किस पावर से कर रहे हैं। अगर आप मसूड़ों को ज़्यादा घिसोगे, ज़्यादा घिसने की वजह से भी आप मसूड़ों को चोट पहुंचा रहे हो, और मसूड़े सिकुड़ के, चोटिल होके वो या तो सूज जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, या वो धीरे धीरे अपने आप ही नीचे जाने लगेंगे। हमें ब्रश अच्छे से करना है, हमें मसूड़ों की मसाज करनी है। आपने पूछा कि हम कैसे किस चीज़ को, मसूड़ों की समस्याओं को बेटर कर सकते हैं। मैंने वो रूट को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, रूट को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, मसूड़ों को कैसे ऊपर तक ला सकते हैं, श्रिंक ना हो, क्योंकि यही सबसे मेन समस्या है ओल्ड एज की। तो इसके लिए क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक घरेलू उपाय, मसूड़े एक नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू है, हमें उसकी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए सिर्फ उसकी ब्लड सप्लाई एक्टिव रखनी है। हम जैसे ही उसको मसाज देंगे, सर्कुलर मोशन में हमें उसे मसाज देना है रेगुलर। तो क्या ये ऊपर मैडम, ये ऐसा ऊपर से करना है कि अंदर में हाथ से करना है कि ब्रश से करना है? मैं आपको बताती हूँ सर। डेंटल जेल्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं,
या तो आप डेंटल जेल यूज करते हैं, नहीं है आपके पास कोई भी जेल, तो आप सिंपल अपनी फिंगर लीजिए, ये आपके सारे दांत हैं और ये ऊपर पोर्शन में आपका मसूड़ा है। हमें जब मसाज करनी है तो हमें गम के ऊपर, और आधा हमारी उंगली गम के ऊपर पड़नी चाहिए, आधा हमारा दांत के ऊपर पड़नी चाहिए, और हमें सर्कुलर मोशन में अच्छे से घिसते हुए मसाज करनी है, ऊपर के दांतों में भी, नीचे के दांतों में भी, और मुंह खोलने के बाद नीचे के दांतों में अंदर की तरफ से भी और ऊपर तालू की तरफ से भी। जब हम मसाज करेंगे हमारी ब्लड सप्लाई एक्टिवेट होगी और गम्स जो हैं फुलर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अच्छा, ये मैडम जैसे ऐसे जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे स्किन के ऊपर से करना है कि अंदर से डाल के इसको करना है, और उंगली से करना है कि ब्रश से करना है? सर, मसाज पर्टिकुलरली अगर हम जेल कर रहे हैं यूज़, तो हमें फिंगर से, हमारा हाथ साफ होना चाहिए, क्लीन फिंगर हमें यूज़ करना है और हमें जेल से मसाज करना है। अदरवाइज जब हम ब्रशिंग करते हैं तो ब्रशिंग टेक्निक जो है, वो भी ब्रशिंग टेक्निक में हमारा ब्रश जो है वो हमें 45 डिग्री एंगल पे पकड़ना है, जिसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं उसके 50% ऑफ ब्रिसल्स हमारे ये हमारे टीथ को टच करें और 50% ऑफ ब्रिसल्स हमारे मसूड़े पे फॉल करें। 45 डिग्री पे रहेगा, आधा ब्रश जो है हमारा दांतों पे पड़ेगा, आधा मसूड़ों पे पड़ेगा, और हमें ऊपर से नीचे झाड़ना है ऐसे। हमें ऐसे घिसना नहीं है। जब हम घिसेंगे तो हमारे दांतों के बीच में जो खाना फंसा है वो आपस में ही फंसेगा, दांतों के बीच में घुसता चला जाएगा। हमें खाना फंसाना नहीं है, घुसाना नहीं है, हमारा सिर्फ पर्पस है दांतों के ऊपर कोई कोटिंग जमी है, खाना फंसा है, कोई स्टेन लगा है, तो हमें उसे रिमूव करना है। तो हम रिमूव ऐसे करते हैं, ब्रूमिंग एक्शन, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो ऊपर से नीचे। जब हमारा मसूड़े के ऊपर भी ब्रश रहेगा और दांत के ऊपर भी ब्रश रहेगा, और जब हम ये एक्शन करेंगे तब भी उसकी मसाज होगी। ये तो ब्रशिंग से आप मसूड़े पे काम कर रहे हो, और फिंगर से जब आप मसाज करते हो तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। इस तरीके से जब हम मसाज कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली हुआ, अगर हम फिंगर से कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट हुआ। तो हम थोड़ा सा काम गम पर करते हैं, थोड़ा काम हम टीथ पे करते हैं, ब्रशिंग हैबिट्स का ध्यान रखते हैं और खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। विटामिन बी का बहुत अच्छा रोल है हमारी ओरल हेल्थ में, तो विटामिन बी के सप्लीमेंट्स भी हम कभी पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग, अगर हमें लगता है कि पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको विटामिन बी के सप्लीमेंट्स देते हैं। और अगर कोई पेशेंट को ईटिंग हैबिट है, अब नॉर्मल पेशेंट है, हेल्दी वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, लेकिन उनको झंझनाहट हो रही है, तो वो वियर एंड टीयर की वजह से भी हो सकती है। वियर एंड टीयर मतलब एक उम्र पार करने के बाद दांत जो है घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी टॉपिकल लेयर जो है ना, इनेमल कहते हैं उसको, वो घिस जाती है और अंदर की जो लेयर होती है वो खुल जाती है। हमारे दांत को जब हम नॉर्मली एक्सरे में 2D इमेज में देखते हैं तो हमारे दांत की अलग अलग लेयर होती हैं। टॉप लेयर जो होती है हमारी इनेमल होती है, सेकंड डेंटिन होती है, फिर हमारा पल्प होता है। डेंटिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द सेंसेशंस, ठंडा गरम आपको जो भी लग रहा है, क्योंकि डेंटाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इनेमल हमारी रफ एंड टफ लेयर होती है, हार्डेड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ये जब तक प्रेजेंट है आपको कोई इशू नहीं करने देगी। लेकिन जब हम बहुत सालों से अपना दांत यूज कर रहे हैं, सुबह शाम खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन पता नहीं क्या क्या पर डे खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, और ब्रश हम कर रहे हैं रेगुलर इतने सालों से, तो ये ऊपर वाली लेयर घिस जाती है, हमारी इनेमल चली जाती है और हमारी डेंटिन खुल जाती है। तो जैसे ही डेंटिन एक्सपोज हो गई मतलब हमारी डेंटिन खुल गई, तो आप कुछ भी खाएंगे वो डायरेक्ट फ्लूइड डेंटिन के कांटेक्ट में आएगा और वो आपको पल्प में इरिटेशन देगा, जिसकी वजह से झंझनाहट लगेगी, दर्द होगा, हवा लगेगी। इसलिए उस केस में डेंटिन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं जो हम अपनाते हैं। बहुत ही अच्छा मैडम बताया। तो एक चीज़ है जो मुझे समझ में आया, एक तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, और दूसरा चीज़ की गम का मसाज करना सही ढंग से ज़रूरी है। एक्चुअली नॉर्मली हमारे देश में, अच्छा मैं भी, मुझे लगता है अधिकतर समय मैं ब्रश करता हूँ तो ऐसे ऐसे करता हूँ, तो शायद ये गलत टेक्निक है। हमको ऊपर से नीचे की तरफ करना है, चाहे नीचे की दांत कर रहे हैं तो गम से दांत की तरफ आना है। ट्रू, हम ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे ब्रश करेंगे या सॉफ्टली सर्कुलर मोशन में करने के बाद नीचे करेंगे। सेम हमें ऑपोजिट आर्च में करना है। ऑपोजिट आर्च मतलब लोअर वाले दांतों में भी हमें हल्का हल्का सर्कुलर करके नीचे से ऊपर की तरफ करना है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे के दांतों की गंदगी आपके ऊपर निकलेगी, ऊपर के दांतों की गंदगी नीचे निकलेगी। हम उस टाइम उस गंदगी को इधर उधर के दांतों के बीच में इंगेज नहीं कर रहे हैं, हम उसे
फ्लश आउट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पूरे इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैडम ने दिया कि जो ब्रशिंग का टेक्निक है जिसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, ये बिल्कुल एक गलत है। और ये हमारे दूसरी चीज़ भी मैं आपको एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट प्रेशर से अपने ब्रश को होल्ड करना है, बिल्कुल आराम से, नॉर्मली, जैसे हम बहुत सॉफ्टली स्विफ्टली अपना पेंट ब्रश यूज़ करते हैं, पेन होल्ड करते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन के काम करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि हम अपने दांतों के ऊपर एक नॉर्मल सी, जो एक दिन पहले हमने खाया पिया है उसका जमा हुआ जो स्टेन है, प्लाक है, या कुछ भी गंदगी की एक लेयर है, वही तो रिमूव कर रहे हैं। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें दांत, जैसे हिंदी में लोगों ने एक प्रचलित टर्म बनाई हुई है कि दांत मांज रहे हैं, मांजे तो बर्तन जाते हैं, वो दांत को मांजते हैं, ऐसे 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 पूरा प्रेशर दांतों पे लगाते हैं। दांतों को हमें सॉफ्टली, जो चीज उसके ऊपर कलेक्ट हुई है एक रात एक दिन में हमने जो खाया पिया है, बस उसे ही हटाना है, उनको हमें हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है। जब आप हार्ड ब्रशिंग करोगे तो दांतों में आपका गम भी हर्ट होगा, आपकी रूट भी एक्सपोज होगी, आपको वेस्टिंग डिजीजेस भी होंगे, इसलिए ब्रश सॉफ्टली करना है। तो मैं टेक होम मैंने जो मैसेज है, मुझे लगता है कि ब्रशिंग के से मैंने 3 चीज़ें कि ब्रशिंग का पर्पस केवल क्लीनिंग नहीं है। एक तो है कि गम का मसाज, और गम का मसाज इसलिए क्योंकि वो रूट है, जितना मसाज करेंगे उतना अच्छा उसका सर्कुलेशन होगा, वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो एज ए एंकर वो दांत को पकड़ के ज़्यादा दिन तक रखेगा, आपके दांत बाद में हिलना टूटने की चांसेस कम होंगे। और ब्रशिंग का यही पर्पस है कि केवल ऐसा नहीं कि मजना है, उसको मजना नहीं है, क्योंकि उसमें गंदगी जो निकालना है वो एक दिन पुरानी है। बस एक तो पहला चीज कि ब्रशिंग के टेक्निक में सबसे पहला चीज है कि गम का मसाज, दूसरा चीज कि जो टेक्निक है उसमें हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा है, तीसरी जो चीज है कि ये पूरा मूवमेंट सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट नहीं होगा तो आपके जो बाहर के इनामिल का जो लेयर है उसको डैमेज करेगा, और कहीं ना कहीं उसके अंदर के सेंसिटिव पार्ट एक्सपोज होंगे, जिसके कारण से आपको वो झंझनाहट, जो एक वो टीवी में नहीं दिखाता है कि क्या आपके दांत झंझनाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी। और शायद ये प्रिकॉशंस आप नहीं लेंगे तो फिर वो दवा, चाहे वो सेंसोडाइन लें चाहे कुछ भी लें, जब ऊपर का माल खत्म हो गया तो मुझे अच्छा ये सब सेंसोडाइन वगैरह लगाने से क्या इनेमल थोड़े आ जाता होगा मैडम? नहीं सर, इनामल जो है रीमिनरलाइज करने के लिए कुछ टूथपेस्ट आते हैं जो हेल्प करते हैं, एड कर सकते हैं रीमिनरलाइज करने में, लेकिन अल्टीमेटली द फैक्ट इज कि वो दोबारा नहीं बन सकती है। तो यानी कि अगर आपका नेचुरल, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, हमारे घुटने के जो गादी, हाँ, जैसे घुटने की गादी एक बार गिर जाती, जो कार्टिलेज गिर जाती है तो फिर से नहीं आती। हाँ, उसको स्ट्रांग करने के लिए भले कुछ दवाइयां हैं, मेन उसको बचाना मेन इलाज है। उसी तरह से इनेमल एक बार डैमेज हो गया तो वो डैमेज हो गया, आप उसको प्रिवेंट करें, और जब तक बचा हुआ है तो हो सकता है कि कुछ खास तरह के टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं तो उससे कुछ फायदा हो, लेकिन एक बार इनेमल ही खत्म, एक बार इनेमल ही खत्म हो गया तो फिर आप कुछ भी खत्म, तो मतलब डेंटिन आ गया। बात सही कर रहे। तो ये तो बहुत ही अच्छा मैडम बात बताया आपने। और एक्चुअली यही से दूसरा सवाल मेरा एक शुरू होता है कि एक तो आपने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ओल्ड एज में, कि भाई झंझनाहट शुरू हो जाती है, उसके कारण भी बताए और इसके उपाय भी बताए, और उसमें मेन की ब्रशिंग टेक्निक क्या होता है। ये ओल्ड एज के लिए नहीं, मुझे लगता है यंग एज के लिए, बच्चों के लिए भी, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। लेकिन एक चीज़ और भी प्रॉब्लम होता है कि लोगों के दांत गिर जाते हैं, चाहे दांतों में दर्द होने लगता है, दांत निकल जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए और क्या ऑप्शंस है? ओल्ड एज में सर हम बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। जब आदमी बूढ़ी स्टेज में चला जाता है तो दांत जो होता है वो हमारा नीचे से, हमें जो सुपरफिशियल चीज़ दिखती है, आंखों से दिखने वाली चीज़ है कि हमारा मसूड़े ने दांत को पकड़ा हुआ है, लेकिन दांत जो होता है उसको मसूड़े के साथ साथ, मसूड़े के अंदर होती है हड्डी, एल्वियोलर बोन कहते हैं उसको। हमारा दांत का एंकरेज जो प्रोवाइड करता है वो हमारा हड्डी भी प्रोवाइड करती है, पेरिडोंटल लिगामेंट भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे गम्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमने गम्स की केयर कर ली, हमें पेरिडोंटल लिगामेंट की भी केयर करनी पड़ेगी, हमें अपने बोन की भी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब चीज़ें सिस्टमिक डिजीजेस पे भी डिपेंड करती हैं, हमारे एज फैक्टर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे भी डिपेंड करती हैं। पेशेंट्स को अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बोन रिलेटेड कोई डिजीज हो गई, आर्थराइटिस हो गया, बोन का इशू हुआ
और वो ट्रांसफर हुआ आपके एल्वियोलर बोन पे, तब बोन कमजोर हो गई, एंकरेज कमजोर हो गया, तो दांत जो है आपके मूव करने लगेंगे। अगर हमारा बोन में कोई इशू है तो मतलब हमने जो अपना पौधा जिस मिट्टी में लगाया है उसकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, तो आपका पौधा हिलेगा। लेकिन अगर उसकी मिट्टी अच्छे से दबी हुई है, पकड़न है आपकी जड़ों में और मिट्टी के बीच में, तो पौधा नहीं हिलेगा। ओल्ड एज के बाद ऊपर की भी लेयर जा रही है, नीचे से भी मिट्टी आपकी कमजोर हो रही है, तो इस वजह से मूवमेंट्स होने लगती हैं। एक टाइम के बाद पेरिडोंटल लिगामेंट भी हमारा वीक हो जाता है। पेरिडोंटल लिगामेंट होता है हमारा दांत और हमारी हड्डी के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक हार्ट स्ट्रक्चर को दूसरे हार्ट स्ट्रक्चर से जोड़ता है, इसलिए दांतों में उसको कहते हैं पीडीएल, पेरिडोंटल लिगामेंट। तो जब बुढ़ापा आता है तो गम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हड्डी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, पीडीएल भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उन केसेस में कभी कभी हमें बोनी सप्लीमेंट्स, बोन हेल्थ के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी भी सहायता लेनी पड़ती है। दूसरी चीज, विटामिन डी का बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रिकेट्स होता है किसी किसी को, रिकेट्स की वजह से भी दांतों पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। और बहुत सारे पेशेंट्स आजकल कैंसर से पीड़ित हैं। जिन लोगों का कैंसर का इलाज होता है उन्हें रेडिएशन थेरेपीज करानी पड़ती हैं। रेडिएशन थेरेपी का एक बहुत मेजर साइड इफेक्ट जो आता है वो दांतों के ऊपर आता है। दांतों के ऊपर उसका रेस का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ये आता है, रेडिएशन केरीज हो जाती हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एज डिपेंडेंट भी हैं, डिजीज़ डिपेंडेंट भी हैं, पेशेंट की हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो कभी कभी हम जब तक पेशेंट देखते नहीं हैं, पर्टिकुलर केस को नहीं कंसिडर करते, तो चीज़ें सारी नहीं बता सकते। लेकिन हम कॉमन टर्म में अगर बात करें, बुढ़ापे में जो समस्या होती है वो दांत में ठंडा गर्म लगना, मसूड़े नीचे चले जाना, दांत का हिलना, दांत कमज़ोर हो जाना, या दांतों में स्पेस आ जाना। नॉर्मल लोग पता है क्या कहते हैं, मान लो सामने के दो दांतों में किसी के 20 साल से 30 साल तक के बीच में जो डायस्टेमा हम कहते हैं, नॉर्मल थोड़ा सा गैप था, अब वो 30-40 क्रॉस करे, उनके वो दांतों का स्पेस इतने से ऐसा 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 होने लगता है। अब वो पेशेंट क्या कहते हैं, मेरे दांतों में पहले तो गैप नहीं था, मैंने एक बार डॉक्टर के यहाँ सफाई करवाई तब से मेरे दांतों में गैप हो गया। नहीं, जिन्होंने नहीं सफाई करवाई उनके भी गैप हुआ। रीजन दांत की सफाई कराना नहीं, आपका गैप का बढ़ना। आपका गैप का बढ़ना आपकी पेरिडोंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। आपके अंदर से बोन की प्रॉब्लम हो रही है, गम की प्रॉब्लम हो रही है, पीडीएल की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपके नेचुरली दांत थोड़ा थोड़ा मूव करते ही हैं। वही वो मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ये अगल बगल स्पेस है। नहीं स्पेस होगा वो नहीं मूव करेंगे, लेकिन स्पेस है इसलिए वो मूव कर रहे हैं। तो डेंटिस्ट का कोई रोल नहीं होता, आपकी ओरल हेल्थ का रोल होता है। एक्चुअली मैडम आपने बहुत ही अच्छा चीज़ बताया, इससे मैं अपने आप से कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मेरी अपनी प्रॉब्लम कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था ना, तो वहाँ पे डेंटल विंग में हम लोग गए, तो दांत में हमारे वो नहीं रहता है, कुछ कुछ पीला पीला हो जाता है गम के पास। तो मैं डॉक्टर के पास गए, तो हमारे यहाँ की डेंटिस्ट मैडम थी, बहुत ही सीनियर थी वो, तो उन्होंने स्केलिंग किया मेरे दांतों का, और उसमें से जो कचड़े थे वो निकाले, वो कुछ मशीन से वो बर जैसा था, हमको याद आ रहा है उस वक्त। और निकालने के बाद से ना हुआ क्या ना कि मैंने ऐसा फील किया कि मेरे दांत ज़्यादा हिलने लगे। मैंने पहले नहीं हिलते थे, मैंने ऐसा फील किया। मैं जो अपनी प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ, शायद इस तरह से दूसरे किसी को भी होता ही होगा। तो अब मैं डर गया कि पहले तो मेरे दांत हिलते नहीं थे, अब तो हिलने लगे, और इतना कम उम्र में हिल रहा है। अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का दांत, अब एडल्ट का कहीं ऐसा ना निकल मत जाए मेरे दांत। और उस वक्त बड़ा मैं टेंस हो गया था। और फिर मैं मैडम के पास गया, मैंने बोला भी, मैडम मेरे दांत आपने क्या कर दिया, मेरा दांत हिलने लगा। तो उन्हें बोला डोंट वरी, ये जो तुम्हारे प्रॉब्लम थे ना, हम उसको ये किए हैं, और थोड़ा सा तुमको लगेगा कि तुम्हारे दांत हिल रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी मेरा जो, जिसे आपने पहले बताया ना कि ये गम की हाइट, गम का हेल्थ, तो उन्होंने बताया कि उस पर मसाज करो, मसाज करने से उसमें वो एक तरह से इपिथेलाइजेशन होगा, वो स्ट्रांग होंगे जो ये, और वो रूट्स को मजबूत करेंगे। अगर मैं स्केलिंग नहीं करती तो ये और भी खराब करता आपके दांतों को, तो बेहतर हुआ। तो इस तरह के लोगों को डर रहता होगा, आप लोग भी करते होंगे शायद स्केलिंग वगैरह बीच में, तो मरीज कितना बार कहता होगा, अरे पहले तो मेरा दांत नहीं हिलता था, अच्छा अब हिलने लगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैडम कि स्केलिंग वगैरह करते हैं लोग,
तो कितना ज़रूरी होता है स्केलिंग करना, और क्या इससे जो दांत हिलते हैं तो क्योंकि अब उस वक्त मुझे लग रहा था कि अब तो अभी हिल रहे हैं तो बाद में तो मेरे धीरे धीरे और भी ये हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हिलते हैं, अभी बिल्कुल ये हो गया, नॉर्मल हो गए। जी सर, बहुत ही कॉमन मिथ है ये लोगों के दिमाग में। हम आज चलो इसको सॉल्व करते हैं। स्केलिंग क्या होता है, पहले हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे। स्केलिंग एक रूटीन डेंटल प्रोसीजर है जो हर 6 महीने में प्रोफेशनल क्लीनिंग आपको डॉक्टर के यहाँ आके करवानी चाहिए। अब स्केलिंग होती कैसे है? स्केलिंग हैंड स्केलिंग भी होती है और मशीन स्केलिंग भी होती है। जो मशीन स्केलिंग होती है वो आजकल मॉडर्न टेक्निक से अगर हम बात करें तो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मतलब वाटर का वाइब्रेटरी मूवमेंट होता है टिप का। हमारा स्केलिंग के लिए एक स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट का जो टिप होता है वो वाइब्रेट करता है, प्लस वाटर का इफेक्ट होता है, अल्ट्रासोनिक मोशंस होते हैं उसमें, जिसकी वजह से आपका जितना भी दांतों में कचड़ा, कैलकुलस, प्लाक, पत्थर जो जमा होता है, आम भाषा में लोगों को लगता है, वो उछल उछल के निकलता है। अगर मैं आपको बताऊं, उसको हम दांत को घिसते नहीं है, हम वो मूवमेंट कराते हैं आपके टिप के ऊपर, उस गंदगी के ऊपर उस टिप को टच कराते हैं। टच कराने की वजह से, सोनिक मूवमेंट्स की वजह से, वाटर प्रेशर की वजह से वो वहां से डिसलॉज होता है और फिर वो जंप आउट हो जाता है। धीरे 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 फिर पूरे मुंह की स्केलिंग होती है। स्केलिंग में जब हम सफाई करते हैं तो हम आपके दांतों की भी सफाई करते हैं, कुछ अमाउंट में हम आपके गम की भी स्केलिंग करते हैं। आपके गम की भी स्केलिंग करी जाती है। सब जिंजाइवल स्केलिंग होती है, डीप जिंजाइवल स्केलिंग होती है, या केवल टूथ सरफेस स्केलिंग होती है। स्केलिंग आपको हर 6 महीने में, हर एक आम इंसान को हर 6 महीने में एक प्रोफेशनल डेंटल स्केलिंग करवानी चाहिए। मतलब आप जो डेली अपने घर में टूथ ब्रश कर रहे हैं मॉर्निंग में, आप रात में अपना टूथ ब्रश करके सो रहे हैं, वो सफिशिएंट है फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे में आपने जो कुछ भी खाया पिया, आपने सुबह ब्रश कर लिया, आपने रात को ब्रश कर लिया, आप रेगुलर ब्रश कर रहे हो, लेकिन उतना ब्रशिंग इज नॉट एफिशिएंट। इसलिए आपको हर 6 महीने में एक रेगुलर रूटीन डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। आपके डेंटिस्ट देखेगा कि आप जिस तरीके से अपना ब्रशिंग कर रहे हो या ओरल हाइजीन कर रहे हो वो एफिशिएंट है या नहीं। अगर आपका डेंटिस्ट आपको कहता है तो आपको हर 6 महीने में एक बार स्केलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जब आपकी स्केलिंग होती है तो अच्छे से मशीन से दांत के चारों तरफ स्केलिंग होती है, हर डायरेक्शन में स्केलिंग होती है। जब आदमी ब्रश करता है तो नॉर्मली ऐसे 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 ब्रश करके चला जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गंदगी होने का जो टेंडेंसी है वो है नीचे के दांतों में, टंग की साइड। जब हम मुंह खोलते हैं, जितने भी केसेस आते हैं, सबसे ज्यादा जो पत्थर जमा होता है, कैलकुलस जमा होता है, वो इस एरिया में जमा होता है। मतलब जो हमारे नीचे के दांत होते हैं ना, नीचे में जो हमारी जीभ होती है उस तरफ सबसे ज्यादा कैलकुलस डिपॉजिट होता है। क्यों? इसका रीजन ये है, यहाँ पे सलाइवरी डक्ट की ओपनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे वो पत्थर आराम से जमा हो जाता है और वो जमा होते 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 बढ़ता चला जाता है। हमारा ये दांत होता है, यहाँ पे हमारा गम होता है, अब वो पत्थर भी जम रहा है, तो पत्थर यहाँ पे जम रहा है, पत्थर धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, पत्थर अपनी हाइट गेन कर रहा है, तो जगह तो यहाँ पे है नहीं, तो पत्थर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए गम को हर्ट करता है, गम को ट्रॉमा देता है और गम जाता है नीचे। लेकिन वो पत्थर हमारा जो है वो वाइट कलर का है, येलो कलर का है, टीथ से मैच करने वाला कलर का है, तो कैमोफ्लाज होता है वो दांतों के साथ। तो पेशेंट जब मुंह खोल के देखता है तो उसे क्या लगता है कि वाइट वाइट सा तो है, जैसे मेरे दांत है वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब उनकी क्लीनिंग करी जाती है और वो पत्थर हटा दिया जाता है, तब आपको बाकायदा दिखता है, अच्छा ये मेरा दांत है, इतना पार्ट मेरे दांत का क्राउन का है और इतने इतने मेरे मसूड़े नीचे चले गए हैं और मेरी जड़ें खुल गई हैं। जड़ें ठीक जगह पे थी, मसूड़े ठीक जगह पे थे, उनकी हार्मनी खराब करी आके पत्थर ने, और वो पत्थर धीरे 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 बढ़ता चला गया। बढ़ा इसलिए क्योंकि या तो आपने ब्रशिंग अच्छे से नहीं करी, या आपने चेकअप नहीं करवाया और आपने स्केलिंग नहीं करवाई। तो ये समस्या होती है। जब वो पत्थर हटता है तो वो जो अब तक चीज कैमोफ्लाज थी उस वाइट कलर की चीज से, वो ओपन क्लियर हो जाती है कि अच्छा यहाँ दांत था, यहाँ रूट है और यहाँ हमारा गम है। पहले ये सब चीजें एक शील्ड से कवर्ड थी जो कि पत्थर था, तो सब वाइट वाइट लगता है, पेशेंट खुश रहता है कि मेरा मसूड़ा भी है, मेरा दांत भी है और कुछ है भी नहीं। जब सब हट जाता है
तो दांत को यहाँ से, अगर ये हमारा दांत है और यहाँ पे गम होना चाहिए, पत्थर की वजह से ये गम यहाँ पे चला जाता है। लेकिन ये दो दांतों के बीच में अगर हम पूरी बाउंड्री में कवर करते हैं पत्थर को, तो हमारे नीचे के सारे दांतों में पत्थर है, लोअर के इतने सारे दांतों में यहाँ पे मेनली जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इकट्ठा होने वाली जगह पत्थर की, वो ये एरिया है। अब जब हम इस पूरे एरिया से उस पत्थर को रिमूव करते हैं, तो इन दांतों में एक नेचुरल जो फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग होती है वो भी एक्सपोज होती है। अभी मैं आपको इस मॉडल पे करके दिखाती हूँ। नॉर्मली हमारे दांतों में ये दो दांतों के बीच का स्पेस है, ऐसे दोनों दांतों के बीच में हल्का हल्का मेरा पेन जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के दांतों में स्पेस होता है, उनके दांतों में स्पेस में ये पेन, अगर दांत उनके रेगुलर साफ हो रहे हैं और ये स्पेस उन्होंने मेंटेन करा हुआ है तो जाएगा। लेकिन अगर वो स्केलिंग नहीं करवा रहे, ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर रहे, तो ये स्पेसेस उनके कवर हो जाते हैं टार्टार से। वाइट कलर का जो पत्थर जमा होता है वो इन स्पेसेस में भर जाता है, तो फिर वो कैमोफ्लाज हो जाता है। ई करके वो मिरर में देखते हैं, उन्हें लगता है मेरे स्पेसेस तो भर गए हैं, मेरे दांतों में जो गैप था वो तो गैप है नहीं, और मेरे दांत ठीक है। अब वो प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए आए डेंटिस्ट के पास, उन्होंने स्केलिंग कराई तो उनका वो पत्थर हट गया, तो उनके दांतों में जो नेचुरल स्पेस था वो खुल गया, उन्हें दिखने लगा। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे दांतों में तो गैप नहीं था पर गैप हो गया। जी नहीं, आपके दांतों में गैप था, वो गैप अब तक गंदगी से समाया हुआ था, अब हमने वो गंदगी हटा दी, आपका जो जैसा लुक था वो एक्सपोज हो गया। तो कभी भी स्केलिंग से दांत मूव नहीं होते हैं, वो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट थोड़े दिन आपको अटपटा लगता है, क्योंकि अभी तक एक बहुत लंबी ड्यूरेशन से कुछ चीज मुंह में कलेक्टेड थी, जमा थी, अब वो हट गई है, तो आप एक नई चीज से एक्सपोज हो गए हो। दिन में 24 घंटे आप कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने शीशा देखा, सेल्फी ली, कैमरा खोला, तो आप अपने जिस तरीके से दांत देखते हुए आए थे उस चीज से अब जो चीज हुई है स्केलिंग के बाद वो थोड़ा डिफर कर गई, तो आपको लगता है कि कुछ अलग हो गया। कुछ अलग नहीं हुआ है, वो बस थोड़े दिन की बात है। वंस यू गेट हैंग ऑफ इट, आपको लगेगा कि हाँ ये नेचुरल चीज है और कोई मूवमेंट्स नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जब हम स्केलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली जो गम का ट्रॉमा है, जो पीडीएल का ट्रॉमा है, वो हील अप होने में 3 to 5 डेज, 7 डेज भी कभी कभी ले लेता है। जैसे ही वो हीलिंग पूरी हो जाती है, आपका गम ठीक हो जाता है, मसूड़ा ऊपर आने लगता है, अंदर की बोन में अगर कोई परेशानी है वो ठीक हो जाती है, तो जो थोड़ा बहुत लेवल पे दांत में मूवमेंट हो रही थी, आप महसूस भी कर रहे हो, तो वो जैसे ही हीलिंग होगी ना, वो मूवमेंट भी बंद हो जाएगा। अधिकतर जब स्केलिंग होती है तो 2-3 समस्याएं सामने आती हैं। वो चीज़ें आप अपने डेंटिस्ट से केयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलोअप में करनी है वो पूछो, वो बताएंगे और फिर कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि क्या है प्लैक और कैसे ये गंदगी इकट्ठा हो जाता है, और आदमी को एक लगता है कि हमारा सब कुछ नॉर्मल है, और क्योंकि वो कचड़ा है जो एक तरह से पत्थर जैसा बन के चारों तरफ से आपके दांतों पे बैठ गया है, जो आपको एक सेंस ऑफ लगता है कि हमारी दांतें मजबूत है, चाहे वो बिल्कुल दांत जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो कचड़ा है उसको निकालना ज़रूरी है, और वही निकालने के प्रोसेस को आप स्केलिंग बोल रहे हैं, जो हम आज से 18-19 साल 20 साल पहले अपने मेडिकल कॉलेज में कराए थे, वो शायद बर से कराते थे, लेकिन आपने बताया कि अभी बहुत ही अच्छा अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं, जिसमें वाटर के मूवमेंट और थोड़ा मोड़ा उसके वाइब्रेशन से वो चीज़ें निकलती हैं, और किस तरह से वो निकलना क्यों ज़रूरी होता है, और उसके रहने से क्या क्या डैमेज होता है। तो सबसे पहला कि आपको एक फॉल्स बिलीव रहेगा कि हमारे दांत स्ट्रांग है। दूसरा चीज़ कि इसके कारण से आपके गम की इंजरी हो रही है और गम लाइन नीचे आ रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है। एक्चुअली आपके जो दांत हैं ज़्यादा इसको ऊपर भी जाता है सर, ऊपर जाता है जब स्वेल हो जाता है, और नीचे जाता है जब ट्रॉमा होता है। वो अपने आप को, आप ये मान के चलो, वो इसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो खुद ही अपने आप को देखो। जब हमारा टार्टार इकट्ठा होता है तो वो एक तरीके से बैक्टीरिया है, हमारा गम हेल्दी सॉफ्ट टिश्यू है, वो प्रिवेंट करता है कि भाई मैं बैक्टीरिया को टच ही ना करूं, मैं खुद ही दूर हो जाता हूँ। तो वो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसलिए वो खुद ही अपने आप को धीरे 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 रिसीड करता रहता है, रिसेशन होता रहता है उसमें। तो अच्छा, आपके अनुसार मैंने हर 6 महीने पे एक बार स्केलिंग करना चाहिए हर इंसान को? जिन लोगों की ओरल हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, क्या पता उनको 6 महीने में ज़रूरत
उतने लेवल पे नहीं है। हम स्केलिंग भी ग्रेडिंग्स में देखते हैं कि आपको ग्रेड 1 स्केलिंग की ज़रूरत है, ग्रेड 2 की है। तो आइडियली हर 6 महीने में आपको डेंटल विजिट ज़रूर करना चाहिए। फिर आपके डेंटिस्ट आपको बेटर बता पाएंगे कि अभी इस मोमेंट पे आपको स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल को 90% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ एवरीथिंग हम कुछ एक फ्रैक्शन लेके चलते हैं जिसमें जिन लोगों की ओरल हैबिट्स इतनी अच्छी है उनको एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हाँ, कुछ जो सुपीरियर क्रीम क्वालिटी के लोग हैं जिनकी हैबिट्स और इनकी अपने मुंह के प्रति थोड़ा सा जागरूकता है, क्या पता उन्हें कभी ज़रूरत ना पड़े, और कुछ लोगों को 6 महीने या हर महीने भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप तो क्या सब चीज़ का केस डिपेंडेंट आप क्या रेकमेंड करेंगे? 6 महीने में एक बार आना चाहिए। आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं सर यही रेकमेंड करूंगी कि एक नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन में हम हर इंसान को अगर कंसीडर करें तो हर आम इंसान को एक प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग और रूटीन डेंटल चेकअप हर 6 महीने में कम से कम एक बार करवाना ज़रूरी है। क्योंकि हम 24 घंटे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने मुंह को, दांतों को एक्सपोज कर रहे हैं। सुबह भी कुछ खा रहे हैं, दोपहर को भी कुछ खा रहे हैं, रात को भी कुछ खा रहे हैं, फिर रात को 2 बजे दोबारा भूख लगी तो भी खा रहे हैं। तो इन 6 महीने में जो भी हमारे मुंह में हुआ वो एटलीस्ट हम एक बार डायग्नोसिस करवा लें, जाके चेकअप करवा लें जाके कि क्या कोई गलत चीज़, क्या कोई नई चीज़, क्या कोई बैक्टीरिया, क्या कोई गम में प्रॉब्लम, क्या कोई चीक में प्रॉब्लम, कुछ हो तो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वेरी गुड, हो रहा है तो हम उसको एटलीस्ट अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेंगे और उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा मैडम, ये ओल्ड एज में एक और प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होता है कि दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, चाहे बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, तो दांत या तो वो नया डेंचर बनवाते हैं लोग, नहीं तो अभी तो नया आ गया है कि पूरा का पूरा दांत ही इम्प्लांट कर देते हैं, जिसे हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में इम्प्लांट कर देते हैं। कोई चीज़ वो बिल्कुल स्क्रू नट जैसा उसको फिक्स कर देते हैं, वो दांत जैसा हो जाता है। तो ये कब करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, और ये डेंचर ज़्यादा बेहतर है, और डेंचर के भी क्या प्रकार हैं, क्या किस तरह के कौन से डेंचर ज़्यादा अच्छे रहते हैं, या फिर कब हमको इम्प्लांट लगाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ओल्ड एज के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जी सर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए सर, दांत अगर हमारे एक बार लूज हो गए, बोनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, दांत लूज होना स्टार्ट हो गए, वो मोबाइल हो गए, तो हम उस दांत को अगर नहीं बचा सकते तो साफ पेशेंट को बता देते हैं कि सर आप इसको निकलवा लो और इसकी जगह नए दांत लगवा लो, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उस केस में दांत को आपको रिप्लेस करवाना पड़ता है। मतलब आपको एक दांत जो आपका निकला है या XYZ कितने भी आपके दांत निकले हैं उनकी जगह नए दांत लगवाने पड़ते हैं। अब जब हम नए दांत लगवा रहे हैं तो उसमें भी वैरायटी है कि आप फिक्स्ड लगवाना चाह रहे हो या रिमूवेबल निकालने पहनने वाले लगवाना चाह रहे हो। जो निकालने पहनने वाले हैं उनको कहते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, RPD नॉर्मली कहते हैं। तो जैसे यहाँ के मेरे 3 दांत निकले हैं तो मैं उन्हीं 3 दांतों को एक आर्टिफिशियल डेंटल प्लेट में बनवाऊंगी और आपको पहनाने के लिए दे दूंगी। रोज आपको उसको निकालना है, साफ करना है, ब्रश करके वापस पहन लेना है। आप खा पी पाओगे, बोल पाओगे, सब आपकी नॉर्मल हैबिट्स आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ये तो हो गया निकालने पहनने वाला RPD। अब RPD के अलावा आपने टर्म सुनी होगी दांत में भाई कैप लगी है, कैप लगी है, तो उस कैप के सहारे से कोई मिसिंग दांत लगवाना उसको कहते हैं FPD, मतलब फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगी। जैसे मेरे आगे एक दांत है, मेरे एक पीछे एक दांत है, लेकिन इन 2 दांतों के बीच में, इस दांत और इस दांत के बीच में मेरा दांत मिसिंग है, किसी वजह से मुझे इस दांत को निकलवाना पड़ गया। तो इस दांत को लगवाने के लिए मैंने एक तरीका आजमाया, FPD मतलब फिक्स्ड। 3 यूनिट का एक ब्रिज बनता है जिसमें एक आपके आगे वाले दांत को सपोर्ट लिया जाता है, एक आपके पीछे वाले दांत का सपोर्ट लिया जाता है, और 2 दांतों के सपोर्ट से आपको बीच वाला दांत लगा दिया जाता है। ये तो फिक्स्ड होता है, मतलब आपने ये एक बार करवा लिया, आप टेंशन फ्री हो गए, आप इससे लॉन्ग टर्म तक अपना खाइए पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका एक ड्रॉबैक ज़रूर है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमने एक दांत लगाया है, इसको लगाने के लिए हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर पीछे वाले दांत का भी करा है, थोड़ा आगे वाले दांत का भी करा है। दोनों दांतों को थोड़ा थोड़ा सर्कमफेरेंशियली हमें ट्रिम करना पड़ता है, उनका नेचुरल स्ट्रक्चर से साइज छोटा करना पड़ता है। जब वो छोटा करेंगे तब भी नया दांत फिट होगा, क्योंकि एक तरीके से ये कैप होती है। कैप आप किसी चीज़ को तभी पहना सकते हो जब उसका ओरिजिनल साइज थोड़ा सा
कम कर दोगे। बेटर तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। नॉर्मल दांत तो हमारा ये शेप का है, लेकिन अगर इसी को मुझे कैप के पहनानी है ताकि इसका शेप भी यही रहे, तो हमें अंदर का दांत छोटा करना पड़ेगा, तब हम जो कैप लगाएंगे तब वो ओरिजिनल साइज की होगी। तो जब ये छोटा हुआ है तो इसका जितना मार्जिन गया है वो टूथ का स्ट्रक्चर लॉस हुआ है। तो ऐसे केसेस में एफपीडी जब करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे वाला दांत और पीछे वाला दांत, जिसको हम पिलर कंसीडर कर रहे हैं ब्रिज का, एक एंटीरियर पिलर और एक पोस्टीरियर पिलर, उनका टूथ स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये भी फिक्स्ड होता है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो मैंने बता दिया। मैंने एक कैप जैसा ऊपर ऊपर कैप जैसा लगा दिया। हाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो बाहर का इनेमल का लेयर अगर डैमेज्ड है, चाहे उसमें कोई डिजीज है, तो इसको करके उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं एक तरह से। दूसरा, इसी तरीके के दांत अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हम इम्प्लांट के थ्रू भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इम्प्लांट जैसे आपको पता होगा, नोबल मेटल टाइटेनियम के इम्प्लांट्स होते हैं, बॉडी में किसी तरीके का वो मेटल रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे ही डेंटल इम्प्लांट्स भी बनते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स क्या चीज़ है, हमारे दांत में जिस तरफ से हमारा पूरे मुंह में हमारे एक तरफ से किसी जगह से दांत निकल गया या कितने भी दांत निकल गए, तो उस दांत को उसी निकले हुए दांत की जगह लगाना विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, किसी एक स्क्रू की मदद से, उसको इम्प्लांट कहते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये सामने वाला मेरा दांत टूट गया किसी वजह से, अब मुझे ये दांत लगवाना है, तो या तो मैं अगल और बगल वाले दांत का पिलर यूज करूं और ब्रिज पहन लूं कि इस दांत और इस दांत के सपोर्ट से मैंने एक बीच में दांत पहन लिया, नहीं तो हम ये इम्प्लांट कर सकते हैं। इम्प्लांट, जिस दांत में चोट लगी, दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, उसी दांत की जगह एक होल करा, ड्रिल करा, इम्प्लांट डाल दिया और फिर इम्प्लांट के ऊपर कैप लग गई और आपका दांत रेडी है, यूज करो आराम से। तो ये सिंगल दांत के लिए भी कर सकते हैं, और पूरा दांत नीचे का पूरा ही लेयर खत्म हो गया उसमें भी कर सकते हैं मैडम? हाँ सर, सिंगल यूनिट भी होता है, मल्टीपल यूनिट भी होता है। जैसे ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एक दांत गायब हुआ और एक दांत की जगह मैंने इम्प्लांट करा लिया। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके दिखाऊं इधर का, जैसे यहाँ पे मेरा लॉन्ग ब्रिज, यहाँ पे ईडेंचुलस एरिया मेरा ज्यादा है, मतलब इस एरिया से मेरे ज्यादा दांत निकले हैं, तो इस एरिया में भी मैं इम्प्लांट लगवा सकती हूँ। या तो आप पर टूथ इम्प्लांट लगवाओ, मतलब एक दांत निकला एक दांत लगवाओ इम्प्लांट का, 3 दांत निकले 3 इम्प्लांट लगवाओ, 3 इम्प्लांट के ऊपर दांत पहनो। नहीं तो एक इम्प्लांट आपने आगे लिया, एक इम्प्लांट आपने पीछे लिया, और इनके सपोर्ट से वापस जो मैंने आपको बताया था, ये कैप लग गया ब्रिज। इसमें भी एक एंटीरियर सपोर्ट ले लिया, एक पोस्टीरियर सपोर्ट ले लिया, उन दो के सहारे से हमने 3 दांत लगा दिए। तो सिंगल यूनिट भी होता है, मल्टीपल यूनिट भी होता है, ऑल ऑन 4 भी होता है, ऑल ऑन 5 भी होता है, केस डिपेंडेंट होता है। बहुत ही अच्छा मैडम, आपने पूरे डेंचर्स के बारे में बताया, जो आर्टिफिशियली लगाया जाता है उसको, जो एक रिमूवेबल और एक फिक्स, और फिक्स में भी पार्शियल और पूरा कंप्लीट, और कैसे। मैडम एक चीज़ जैसे ही एज ए फन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं रहता है सिनेमा वगैरह में दिखाता है कि सोने के दांत रहते हैं, चांदी के दांत रहते हैं, तो ऐसा कोई लगवा सकता है क्या? कोई धनी इंसान रहता है तो ऐसे करते हैं लोग क्या? सब लगवा सकते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से मेटल यूज करते हैं? हाँ। जो हम डेंटल में कैप यूज करते हैं ना, डेंटल में कैप जो यूज होती है वो अलग अलग तरीके की कैप होती हैं। अब जैसे हमने दांत को चारों तरफ से छोटा कर दिया, फिर उसके ऊपर कैप लगी, अभी हमें जो दिख रही है टॉपिकल जो कलर दिख रहा है, आपको दांत के जैसा सिमिलर दिख रहा है, ये कलर भी हो सकता है, कोटिंग भी हो सकती है दांत के कलर की, और ये खुद का मटेरियल भी हो सकता है। अगर मेटल फ्री कैप हम लगवाते हैं तो ये कैप होती है ऑल सिरेमिक, जरकोनिया की कैप्स बनती हैं, ई मैक्स की कैप्स बनती हैं, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जो बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कंपैटिबल स्ट्रेंथ होती है रियल नेचुरल दांत के बराबर, मतलब आप इसको तोड़ोगे फोड़ोगे ये टूटेगा नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे तरीके के दांत बनते हैं वो है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल पीएफएम कैप, जिसमें दांत के ऊपर जब हम कैप लगाते हैं तो वो 2 लेयर का कैप होता है। बेस तो उसमें मेटल का यूज होता है, मेटल के ऊपर एक दांत के कलर की कोटिंग लगी होती है, तो ये 2 लेयर का कैप होता है, इसको पीएफएम कैप होते हैं।
तो ये जो मेटल होता है ना, इस मेटल को हम पहले दांत के ऊपर की शेप का बनवाते हैं, फिर उसके ऊपर जो आपके दांत का कलर होगा, वाइट है, हल्का सा येलो है, थोड़ा सा ब्राउन है, या कोई शेड है, उस तरीके का बनवा सकते हैं अगर पीएफएम बन रहा है। केवल आदमी चाहता है कि मुझे सोने के लगवाने हैं, मुझे चांदी के लगवाने हैं, तो इसके ऊपर जो मेटल यूज होगा वो आप मेटल अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, बीट सिल्वर, बीट गोल्ड। आप गोल्ड का बनवाना चाहते हो गोल्ड का बन जाएगा, सिल्वर का बनवाना चाहते हो सिल्वर का बन जाएगा। लेकिन लेटेस्ट कैप जो बन के आ रही है वो ये है सिंगल नॉन सिरेमिक, सॉरी नॉन मेटेलिक कैप, ऑल सिरेमिक। ये जिरकोनिया का होता है। ई मैक्स क्राउन्स भी अवेलेबल हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक डेंटल कैप है, ऊपर से आपको ये भी दांत के कलर की दिख रही है, ठीक है, प्रॉपर जैसा हमारा दांत है उसी तरीके का है, लेकिन इसका जो नीचे का सरफेस है आप देखो डार्क ब्लैक है, क्योंकि ये पीएफएम कैप है, ये मेटल की कैप है, बना ये मेटल से है। इसके ऊपर दांत के कलर की केवल कोटिंग लगी हुई है। जैसा मैंने आपको इसमें समझाया कि ऊपर से तो दांत जैसा लगेगा, लेकिन ये कंडीशन है, ये 2 लेयर का कैप है, बेस इसका मेटल का बना हुआ है, ऊपर इसमें दांत के कलर की कोटिंग चढ़ी हुई है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा दांत है वो ये है ऑल सिरेमिक। इसमें देखो टोटल ये दांत के कलर का है, हर तरफ से 360 डिग्री में, 3D में, इसमें कोई भी मेटल यूज नहीं होता है। ये ऑल सिरेमिक कैप होता है जिरकोनिया का, इसमें मेटल नहीं होता, आपको मेटल से कोई एलर्जी नहीं होती, मेटल का कोई टॉक्सिसिटी नहीं होता। किसी तरीके का फ्यूचरिस्टिक स्कैन के लिए जाते हो, सीटी, एमआरआई, किसी भी स्कैन्स में ये वाले कैप्स आपको रिपोर्ट्स में, डायग्नोसिस में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। तो लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट फीचर्स के हिसाब से जो यूज़ और प्रेफर करते हैं आजकल कैप, वो ये है जिरकोनिया, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। आपका गम इसकी वजह से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि मेटल नहीं है। बहुत सारे केसेस में गम जो है, जो हम ये वाले कैप लगवा लेते हैं उसमें गम से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से गम रिसेशन में चला जाता है। गम अपने आप को खुद ही दूर कर देता है ताकि मैं इस मेटल से टच ना हूँ। जब वो रिसेशन में चला जाएगा तो आपकी डेंटिन एक्सपोज हो जाएगी, आपको खाना फंसने लगेगा। इन वाले कैप्स में वो कंडीशन बहुत हद तक हमने कवर अप कर ली है। ऐसी कंप्लेंट्स इन वाले कैप्स में नहीं आती हैं। स्ट्रेंथ अच्छी है, कलर, क्रोमा, जिस तरीके का आपका दांत है डिट्टो रेप्लिका हो जाता है। तो ये लेटेस्ट चीज़ है, हम इसको प्रेफर करते हैं। हालांकि पीएफएम भी करते हैं, वो पेशेंट की चॉइस भी है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी, पैसे में भी डिफरेंस है थोड़ा। अच्छा मैडम, एक्चुअली मैं सभी अपने दर्शकों को बोलूँगा कि जिसको भी सोने का लगाना है दांत, चांदी का लगाना है, अपना विमोचनी मैडम के पास जाएं। लेकिन सबसे अच्छा तो दांत यही है कि वो जो आपने बोला कि सिरामिक का और जिंकोनिया वाला दांत सबसे अच्छा रहता है, जो सिंगल सिरामिक यूनिट रहता है, मेटल के साथ उतने अच्छे नहीं रहते। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या कॉस्ट पड़ता है ये सारे, मैंने जो डिफरेंट दांत बताए, अगर कोई सोने का लगाना चाहे तो क्या कॉस्ट पड़ेगा, चांदी का लगाना चाहे तो क्या, जस्ट क्योंकि मुझे लगता है जो लेमैन बहुत लोगों के सवाल रहते होंगे, क्योंकि मैं तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन मेरे भी मन में जिसे आपसे बात करते करते आया कि और ये सिरामिक के दांत रहते हैं इसके क्या कॉस्ट पड़ते हैं, और जो आपने बताया कि मेटल्स का नीचे में लेयर होके और ऊपर में आप सिरामिक के जैसा करेंगे तो उसके क्या कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट में सर मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ। जो हम पीएफएम वाले कैप की बात करते हैं, जिसमें हमारे नीचे मेटल होता है और ऊपर दांत के कलर की कोटिंग होती है, वो रिलेटिवली जिरकोनिया वाले कैप से सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। डेंटल फ्रेटर्निटी में अगर हम बात करें तो प्राइस वेरिएशन वारंटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एज डेंटिस्ट पेशेंट का हम ट्रस्ट बनाने के लिए उनको ऑफर करते हैं कि आपको इसमें वारंटी मिलेगी। वो वारंटी हम नहीं देते, हम भी जहाँ से फैब्रिकेट करवाते हैं, हमारे जो लैब पार्टनर्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो पीएफएम की अलग वारंटी और क्वालिटी है, जिरकोनिया की अलग वारंटी और अलग क्वालिटी है। आप जिस स्ट्रेटा में जाएंगे, जिस ग्रेड में जाएंगे, उस हिसाब से उसका प्राइस और उस हिसाब से उसकी क्वालिटी है। मैं बहुत नॉर्मल टर्म में, एक आम जनता की भाषा में और एक नॉर्मल आपको आइडिया देने के लिए बात करूं तो बहुत सारी चीज़ होती है, लोकेशन,
आपके सेटअप आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन बेसिक अगर हम रेंज की बात करते हैं एक इस रीजन में आपको बात करूं तो आपका जो PFM कैप है उसकी रेंज आपको 2000 से स्टार्ट होके 4 साढ़े 4,000 तक पर टूथ पड़ सकती है। टोटली डिपेंड करता है आप किन डॉक्टर से करवा रहे हैं, वो डॉक्टर किन लैब से काम करवा रहे हैं, आपका दांत जो बन रहा है वो किन कंडीशंस में बन रहा है, किस मेटल का यूज हो रहा है, कौन से उसमें दांत के ऊपर कोटिंग लग रही है, वो किस कंपनी की है। आपकी लैब ए क्वालिटी की है, वो आपसे ए चार्ज करेंगे और आप भी पेशेंट से ए क्वालिटी का ही चार्ज करोगे। अगर कोई बी क्वालिटी में करवा रहा है उसको वो कैप कितने में पड़ रही है वो आपको बी क्वालिटी के चार्जेस देगा। कोई और बिल्कुल ही बेसिक डेंटल टेक्नीशियंस होते हैं जो ये कैप्स बनाते हैं, उनके अपने प्राइवेट सेटअप्स होते हैं, अच्छी अच्छी 3D मशीन्स होती हैं, वो भी टेक्नीशियंस होते हैं, पढ़ाई करके बनते हैं, उनको साइंस पता होती है कि कैसे बनना है कैप ताकि कैप निकले नहीं या फिर उसमें खाना ना फंसे। आप अच्छी जगह से करवाओगे, पढ़े लिखे इंसान से करवाओगे तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। कुछ लोग होते हैं जो आप मैं बता दूं क्वैक होते हैं, तो क्वैक जो है एक अलग तरीके के लोगों से काम करवाते हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, बस उन्हें पता है कि ये दांत है, दांत के ऊपर बस मेटल मेटल लगा दिया और किसी तरीके का व्हाइट कलर का पेस्ट करके कोटिंग करके दे दी। तो कैप वो भी बनता है, कैप वो भी बनता है जो एक प्रॉपर टेक्नीशियन बनाता है, अपनी मशीन से बनाता है। तो दोनों का चार्जेस है। कोई आपको PFM कैप 1500 में भी दे देगा और कोई कैप आपका PFM 3000 का भी देगा, 4000 का भी देगा, 4500 का भी देगा। तो लैब पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। बहुत ही अच्छा मैडम, एक चीज़ आपने बताया एक्चुअली मैंने कॉस्ट के बारे में, क्योंकि ये बहुत बार लोगों को एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोग के पास भी लोग आते हैं और लोग बड़ा कंपैरिजन करते हैं। वहाँ पे गए थे तो 20,000 बता रहे थे, आप तो 30,000 बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो एक्चुअली हेल्थ साइंस में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को बताया। शायद इतने अच्छे से मेरे से कोई पूछता है तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये कॉस्ट है कि आप किस तरह से कर रहे हैं, आप किस टीम के साथ कर रहे हैं, किस क्वालिटी की चीज़ें कर रहे हैं, आप किस ग्रेड के डॉक्टर हैं। सभी को लोग कॉस्ट से ही कंपैरिजन करता है। ये इंडिया के मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ों का एक डिसएडवांटेज है कि मानसिकता बन गई है लोगों की कि चीज़ों को एक पैसे की चीज़ से ही रिलेट करें, केवल उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी, उसके पीछे का हार्डवर्क, इस सब चीज़ों को वो कंसीडर नहीं करते हैं पैसे के आगे। बहुत ही आपने बिल्कुल, जैसे हम लोग के ऑर्थोपेडिक्स में भी होता है कि एक्सरे लेके वो घर घर जाते हैं लोग, घर घर माने जितना भी है, और जो सबसे कम में कर रहा है वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, नहीं तो बाकी लोग में भी होता है सर, आप भी कीजिए। हाँ हाँ हाँ, कि बाकी लोग जो हैं वो लोग गलत लोग हैं, वो चोर लोग हैं, वो लुटेरे लोग हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी दे रहे हैं, डॉक्टर का क्या सेटअप का कॉस्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक ही चीज़ का, एक ही काम का हो सकता है कि कोई आदमी अगर क्वैक कर रहा है, कोई आपके जो अनक्वालिफाइड डेंटल सेटर हैं वो कर रहे हैं, हो सकता है वो 100 रुपया में करें और आपको खुद करने में 200 रुपये का खर्चा लग जाए और आप उससे 300-400 से कम कर ही नहीं सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि 100 रुपया ये मैडम हमारे को लूट रही हैं, चाहे डॉक्टर साहब हमको लूट रहे हैं। ये फीलिंग्स मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो तमाम लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं इसको देखना चाहिए। और हमेशा आप अपने बीमारी के इलाज को कॉस्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे वेरिएबल है, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, वो किस तरह की चीज़ों यूज़ कर रहा है, वो किस सेटअप में है, अब किस जगह पे है। अगर हम दिल्ली वाले, जैसे दिल्ली में है कोई और हम एक टियर 3 सिटीज़ में, हमारी चीज़ों के रेंट्स कम हैं, अगर वही चीज़ अगर मैं जाके दिल्ली में करूं तो मुझे यहाँ से 3 गुना कॉस्ट लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपना रनिंग कॉस्ट नहीं निकाल पाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा मैडम, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आपने चीज़ों को बताया। एक चीज़ मैं मैडम आपसे पूछना चाहता था कि एक तो कि दांतों के स्वास्थ्य सचमुच सही है कि नहीं है, एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि मेरे दांत सही है कि नहीं? मुझे क्या मैंने एक ऐसा टेस्ट जो उसको करके उसको लगे नहीं इट इज़ ए रेड साइन, आई शुड गो टू द डेंटिस्ट। क्योंकि अधिकतर समय लोग के दांत हिलने नहीं लगते हैं, उसमें से पस नहीं आने लगते हैं, दर्द होने नहीं लगता है, तब तक लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत एडवांस स्टेज हो गया रहता है उस वक्त। आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली जो आदमियों को, इंसान अपनी ओरल हेल्थ खुद को एनालाइज करने के लिए अगर कंसीडर करे कुछ पॉइंट्स कि मैं हेल्दी हूँ, मेरे दांत हेल्दी हैं कि नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं एक एक करके आपको समझाना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें अपने सिम्टम्स एनालाइज करने हैं
क्या मेरे को ब्लीडिंग गम्स हैं, क्या मेरे मसूड़ों से खून आता है, क्या मेरे मसूड़े मुझे सूजे सूजे फील होते हैं, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या मुझे ठंडा गर्म लगता है, या मेरे दांत में कहीं पे भी पूरे मुंह में किसी दांत में कालापन आ रहा है, या मेरे मुंह के आसपास का गाल हुआ, जीभ हुई या मसूड़ा हुआ, कुछ कलर चेंज हो रहा है, कोई ऐसा छाला है जो मेरे मुंह में हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, या मेरे को कोई हेल्थ रिलेटेड बीमारी है, अगर मेरे को डायबिटीज़ है तो मुझे थोड़ा अपने मुंह का थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा घाव, कोई चोट, कुछ ऐसा है जो मेरे मुंह में बहुत दिन से है, ठीक नहीं हो रहा है। नॉर्मली एक छाला हुआ आपको 4 से 5-7 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। 15 से 20 दिन हो गए आपको छाला नहीं ठीक हो रहा, तो वो एक रेड सिग्नल है। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप खाना खा रहे हो तो आपको खाना चबाते टाइम क्या दर्द हो रहा है, कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तभी मुझे दर्द हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद जब मैं आइडियल बैठा हूँ तो मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। यही कुछ कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपका इनमें से किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम महसूस होता है, आपको एक बार जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए। और डॉक्टरों के पास जाने से पहले जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो तो चीज़ें डिफ्रेंशिएट अगर हम करने की बात करें तो यहाँ डिफ्रेंशिएट होती हैं कि आपकी पर्सनल हैबिट्स क्या हैं। क्या आप अल्कोहल लेते हो, क्या आप टोबैको लेते हो, टोबैको आप किस फॉर्म में लेते हो, स्मोकिंग करते हो, या आप किसी तरीके से टोबैको च्यू करते हो, क्योंकि फिर बहुत सारी हैबिट्स हैं जो आपकी ओरल हेल्थ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो कुछ कुछ फैक्टर्स मैंने जो आपको बताई ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं जो हर किसी को चेक करना चाहिए कि उनकी टंग में कोटेड टंग तो नहीं है, कि हम नॉर्मली अपना ओपन करके देखें तो हमारी पिंक रेड थोड़ा नॉर्मल जैसा हमारा गम का कलर है, टेक्सचर है, उस तरीके की हमारी टंग होनी चाहिए। क्या वो वाइट कलर की है, येलो कलर की है, ग्रीन कलर की है, या ब्लैक कलर की है, कोटेड किसी तरीके की कोटिंग चढ़ी हुई है टंग पे, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो अगर हमें मिलते हैं जब हम खुद सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। मैडम बहुत सारा चीज़ है। एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है कि 6 महीने पे एक बार जाके दिखा लेना है, क्योंकि इतना तो बहुत प्रोफेशनल 6 हफ्ते में 6 महीने में एक बार दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे टेक होम मैसेज सभी लोगों के लिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। मुझे लगता है बीइंग ए डॉक्टर भी इतनी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आएगा। सबसे अच्छा है कि 6 महीने में जाके एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि दांत बहुत प्रीशियस है और दांत है तो जान है। मुझे लगता है कि दांत ही खत्म हो गया तो बहुत ही दिक्कत होता होगा। मैडम एक नॉर्मली की ये सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दांत बहुत प्रेशियस है और दांत है तो जहान है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में मिथ चला आ रहा है कि दांत तो 32 है, एक चला भी गया तो क्या हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ा एक मिथ है जिसे हमें लोगों के दिमाग से हटाना है, निकालना है, क्योंकि एक दांत की वैल्यू क्या है ये एक पेशेंट का जब दांत निकल जाता है या तो उसे पता होती है या एक उसके डॉक्टर को पता होती है। बिल्कुल से मैडम, एक्चुअली बहुत सारे दांत के तो टूथपेस्ट के बहुत सारे प्रचार आते हैं, तो कौन सा टूथपेस्ट सबसे अच्छा रहता है, कौन सा नमक वाला टूथपेस्ट, क्या क्या चीज़ें आता है, या कौन सा माउथ वॉश अच्छा रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएंगे तो शायद ये बहुत बड़ा ये होगा उनके लिए। जी सर, मैं बताती हूँ। अगर हम केवल टूथपेस्ट की बात करते हैं तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि टूथपेस्ट एक केवल मीडियम है हमारे टूथब्रश और हमारे दांतों के बीच में। अगर हम हेल्दी हैं और हमारे दांतों में कोई समस्या नहीं है, एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो हमें केवल एक मीडियम की ज़रूरत है दोनों चीज़ों के बीच में। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेंटल क्रीम होनी चाहिए। मैं पर्सनली कोई ब्रांड आपको रेकमेंड नहीं करूँगी अनलेस आपको कोई मेडिकेटेड कंडीशन ना हो। नॉर्मली आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करो, आप कोलगेट यूज़ कर सकते हो, आप क्लोजअप यूज़ कर सकते हो, आप पेप्सोडेंट यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, डेंटल क्रीम्स हैं। आपको केवल एक डेंटल क्रीम एक मीडियम चाहिए आपके टूथब्रश और दांतों के बीच में जो इमल्सिफिकेशन करे, तो आप नॉर्मली कुछ भी यूज़ करो। लेकिन अगर आपको झंझनाहट है, सेंसिटिविटी है, सोलन गम्स हैं, दांतों में खून आता है, मसूड़ों में समस्या है,
तो उस केस में जो आपकी समस्या है उस हिसाब से आपको आपका डॉक्टर टूथपेस्ट देगा। मसूड़ों में अगर खून आता है तो आपको गम पे हेल्थ ध्यान देने वाली चीज़ों का गौर करते हुए आपका डेंटिस्ट आपको एक पेस्ट देगा जो आपकी गम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है उसे ठीक करके गम की हेल्थ इंप्रूव करेगा। अगर आपको झंझनाहट का परेशानी है तो आपको डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट दिए जाएंगे, तो आपकी डिसेंसिटाइजेशन की वजह से जो दांतों में समस्या हो रही है झंझनाहट की वो ठीक होगी। तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, लेकिन चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कांति पतंजलि का एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है जो लोग आम हाउस होल्ड में आप हर 10 में से 6 घर में आप पतंजलि दंत कांति यूज करते हुए लोगों को पाओगे। मिथ है कि वो नेचुरल टूथपेस्ट है तो बहुत अच्छा है, उसमें लौंग है, ये है, वो है। लोगों को लगता है कि हमारी गम हेल्थ उससे बहुत अच्छी हो रही है, हमारी टीथ हेल्थ उससे बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, फायदा करती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक पेस्ट आपको फायदा कर रहा है या आपके लिए सही है? नहीं, गलत है। पतंजलि दंत कांति बहुत अब्रेसिव। बहुत बड़ी बात आपने बोली अभी आपने, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि दंत क्रांति जो ये है वो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। सर, इट इज नॉट गुड बिकॉज बहुत अब्रेसिव नेचर है उसका। एक तो लोगों को लगता है वो नेचुरल है, वो बहुत अच्छे से अपने दांतों के ऊपर ऐसा बिल्कुल, आज वो मिशन पे निकले होते हैं 1 मिनट के लिए कि मुझे ऐसा 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 करना है। एक तो उसका नेचर इतना अब्रेसिव है, मतलब एक तरीके से वो घिसने की पूरी क्षमता रखता है। एक तो क्षमता उसमें इतना घिसने की है, दूसरा पेशेंट घिस रहा है। यानी कि वो जो टूथपेस्ट है उसको लगाने से ऊपर के एनामल के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका नेचर अब्रेसिव है। ये एक्चुअली बहुत आम लोगों में बहुत धारणा रहती है कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ रहती हैं, आयुर्वेदिक क्रीम रहता है, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन रहते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं और बिल्कुल सेफ है। ये बिल्कुल गलत है। और एक्चुअली आपने अगर सचमुच इस तरह की बातें हैं तो मुझे लगता है इंडिया के सभी लोगों को ये जानना चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए अगर इस तरह की बात है तो। मैडम, अच्छा, क्यों, उसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जिसके कारण से आप इसको? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और पेशेंट्स के जो फीडबैक आए हैं उनके बेसिस पे आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरे जितने पेशेंट्स अपनी कंप्लेंट्स लेके आए हैं और उन्होंने अपनी हिस्ट्री दी है, बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा है जो पतंजलि दंत कांति यूज कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ब्लाइंड ट्रस्ट उनका इस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है कि हम तो ये यूज कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो एक ये मिथ तोड़ना है कि उनको रियल एनालिसिस कराना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, किस वजह से हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो निकल के आता है, जो डैमेज कर रहा है। तो हमें ये पेशेंट्स को अवेयर कराना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज वो आयुर्वेदिक है वो सेफ है, ज़रूरी नहीं है। क्या पता बहुत सारे लोगों को वो फायदा करता हो या नहीं भी फायदा करता हो, एक जनरल नॉर्मल डेंटल क्रीम के तरीके आप उसे यूज कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन है ऐसी जिसको वो नुकसान कर रहा है। मैं पर्सनली कभी रेकमेंड नहीं करूंगी अपने किसी भी पेशेंट को कि आप इस ब्रांड का किसी भी तरीके से यूज करें, टूथपेस्ट एटलीस्ट। मैडम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था आपसे कि लोगों में बहुत सारे लोग जैसे दातुन यूज़ करते थे और उन लोगों की ऐसी थॉट्स है कि दातुन बहुत अच्छे रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दातुन अच्छा रहता है कि ब्रश रहता है, और साइंटिफिकली क्या बेस्ट है और कैसे क्या यूज़ करना चाहिए? वो नीम के दातुन बहुत सारे लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दातुन एक बहुत प्रचलित प्रथा है जो हमारे भारत में यूज़ करी जा रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे पुराने लोग जो हैं वो आज भी कुछ कुछ दातुन को यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, दातुन आज से 25-30 साल पहले लगभग यूज़ होता था, प्रचलन में था। कारण तब ये था कि उस टाइम इतना इजी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ना टूथब्रश की ना टूथपेस्ट की, और हमारी तब ईटिंग हैबिट्स भी नॉर्मल थी। तब हम अच्छा खाना खाते थे, सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दोपहर में एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें दाल चावल रोटी सैलेड मीठा सब होता था, रात को भी लाइट मील लेते थे, हेल्दी डाइट लेते थे। तो उस केसेस में
हमारे पास इजी अवेलेबिलिटी क्या थी, हर घर के बाहर एक पेड़ लगा है, आपने पेड़ से दातुन तोड़ा और आपने नॉर्मल अपना रूटीन डेली का हाइजीन फॉलो करा कि आपने दातुन से अपने दांत को और मसूड़ों को मसाज करते हुए साफ कर लिया। आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी थी, आप जितना दांतों से उस टाइम कर पा रहे थे उतना सफिशिएंट था। उतना करने से हमारे दांत उस टाइम हेल्दी रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल्सो आज से पुराने ज़माने के लोग बहुत अवेयर और विजिलेंट थे कि वो अपनी टंग का भी ख्याल रखते थे। वो दांतों के और मसूड़ों के साथ साथ अपनी टंग की भी रेगुलर क्लीनिंग प्रैक्टिस करते थे। हर पुराने आदमी के पास आपको जो जीभ है उसको क्लीन करने के लिए जीभ साफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, जीभ ही कहते हैं कुछ लोग उसको, टंग क्लीनर कहते हैं। वो अपनी टंग को स्क्रैप करते थे, टंग को रेगुलर क्लीन करते थे, तो उनको ज़रूरत के हिसाब से उस टाइम सारी चीज़ें बैलेंस थी, चलता था उनका काम, कोई परेशानी ज़्यादा होती नहीं थी। अब हम नॉर्मल आज के दिनों की बात करें तो हम सुबह दोपहर शाम कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं। हमारी हैबिट्स चेंज होने की वजह से हमारी क्लीनिंग हैबिट्स भी चेंज होनी चाहिए। जैसे कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इवॉल्व हुई हैं, हमारी क्लीनिंग हैबिट्स भी इवॉल्व होना ज़रूरी है। उस टाइम जिस तरीके की हम डाइट लेते थे वो स्टिकी फूड नहीं होता था, तो दांतों पे ज़्यादा जमता नहीं था, तो नॉर्मल केवल दातुन से साफ करने से सफिशिएंट सफाई हो जाती थी। अब हम जो इवॉल्व होने के साथ साथ हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, हम स्टिकी फूड, जंक फूड, कोला, एसिडिक ड्रिंक्स की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से दांत का डैमेज ज़्यादा होता है, तो हमें क्लीनिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। इसीलिए नाउ हम स्विच हो गए हैं टूथब्रश और टूथपेस्ट की तरफ। आज के ज़माने में हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। ओकेजनली वंस इन अ वाइल आप चाहते हो तो आप दातुन यूज़ कर सकते हो। तब इजी अवेलेबिलिटी, आपको घर के बाहर निकले आपको दातुन मिल गया, आपने दातुन कर लिया। आज भी आप अपने घर से बाहर निकले, आप होटल्स में हो, आप अपने घर पे हो, किसी भी आसपास की दुकान पे अब आपको ब्रश और टूथपेस्ट दोनों इजीली अवेलेबल हैं। तो जो चीज़ आज है आप उसका इस्तेमाल करो, जो तब थी तब आपने तब उसका इस्तेमाल करा। इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इवॉल्व हुई हैं, हम पहले जैसा खा नहीं रहे हैं, तो ये पहले जैसा चीज़ें भी आज उतना इफेक्टिव नहीं है, और आज ब्रश और टूथपेस्ट ही यूज़ करना बेस्ट है कंपैरेटिवली, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। हाँ, अच्छा मैडम, एक चीज़ और भी, एक आपने बोला कि टंग क्लीनर का यूज, जीभी का यूज़ करना, ये कितना यूज़फुल है और इससे क्या बेनिफिट होता है? वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल सर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पूरे मुंह का एक बहुत मेजर पोर्शन जो है ओरल हेल्थ का हमारी टंग हेल्थ पे डिपेंड करता है। हमारा टंग का जो डॉर्सल सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए, थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा पिंकिश उसका अपीयरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर वो वाइट कलर से कोटेड है, येलो कलर से कोटेड है, या ब्लैक हो रही है, या किसी तरीके का पिगमेंट वो ले रही है, ग्रीन हो जा रही है, तो मतलब टंग हमारी गंदी है, हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा। पहले जीबी आती थी, जीबी से लोग क्लीन करते थे और उनकी टंग ठीक रहती थी, क्योंकि लोग इतना उसको अब आजकल क्लीन करने के लिए कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आजकल नए टूथ ब्रशेज आ गए हैं। टूथ ब्रशेस के ही जो आपका हेड होता है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे टंग क्लीनर इनबिल्ट आता है, तो आप इस टंग क्लीनर से भी आप अपनी टंग को स्क्रैप करके क्लीन कर सकते हो। अब मैं आपको इस मॉडल पे समझाती हूँ। जो हमारा टंग टूथब्रश का बैक साइड होता है उसको हमें स्क्रैप करना है, हमारी टंग को हमें रेगुलर क्लीन करना है। जब हम अपनी टंग को क्लीन करेंगे तो टंग के सरफेस पे जितना भी बैक्टीरिया कलेक्टेड है वो सब फ्लश हो जाएगा, ना टंग पे कोई बैक्टीरिया होगा, ना वो बैक्टीरिया आपके और ओरल कैविटी में इधर उधर स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की ओरल आपको समस्या पैदा होगी। एक्चुअली मैं आपसे आपसे यही पूछ रहा था कि अभी फूड हैबिट्स क्या होने चाहिए जो हमारे ओरल हेल्थ के लिए, गम हेल्थ के लिए, टीथ हेल्थ के लिए बेस्ट हो। हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? हमारी ईटिंग हैबिट्स ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करती हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स हमारी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती हैं और पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड करती हैं। वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, नॉन वेजिटेरियंस लोग नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगर हम एक आम भाषा में बात करें तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, स्टिकी फूड नहीं होना चाहिए, एसिडिक ड्रिंक्स हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी है,
क्योंकि एसिडिक ड्रिंक्स आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो कंज्यूम ज़्यादा करने की वजह से आपका इनेमल शेड ऑफ हो जाए। ड्रिंक मैंने से एक कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं, कोकोआ में पेप्सी, ये सब एसिडिक ड्रिंक्स। हाँ, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स इनका नाम है, लेकिन ये सब एसिडिक ड्रिंक्स होते हैं। इनमें सोडा भी होता है और एसिड कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एसिड इनका होने की वजह से जो हमारा डेंटिन के ऊपर वाला लेयर होता है इनेमल, उसको वॉश ऑफ करता रहता है। धीरे 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 वो इरोड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ कोला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स या एसिडिक ड्रिंक्स अवॉइड करना है। हमें अवॉइड करना है स्टिकी फूड, रेगुलर यूसेज ऑफ टॉफ़ी, चॉकलेट, जंक फूड। जो स्टिकी फूड है दांतों के ऊपर चिपक के रह जाता है, क्योंकि कोई चीज़ हमने खाई है, उसने एक कोटिंग बना ली है दांतों के ऊपर, और एक कोई चीज़ है जिसने दांतों को अच्छे से पकड़ लिया है, चिपक गई है। तो जो कोटिंग है वो तो थोड़े टाइम के बाद हमारा जो सलाइवा मुंह में होता है, हमारा थूक होता है, वो उस पर एक्शन करता है। कोटिंग धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाती है, मतलब इतना असर नहीं कर पाती है। लेकिन एक फूड पार्टिकल जो दांतों पे चिपक गया, वो बहुत लंबे टाइम तक चिपका रहेगा, जब तक आप उसे मैनुअली ब्रश करके या टूथपिक से या किसी तरीके से रिमूव नहीं करते हो। तो जितना देर वो चिपका रहेगा उतना ही वो बैक्टीरिया हार्बर करेगा। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पे हार्बर होगा, उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, वो लाइपेजेस रिलीज़ करेगा। आपका उस लाइपेज रिलीज़ होने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम होगी और कैविटी होने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। दूसरा, हमारी आजकल की हैबिट्स में टोबैको को बहुत इन्फ्लुएंस है। यंग जनरेशन टोबैको की तरफ बहुत ब्लाइंडली मूव कर रही है। वो स्मोक भी कर रहे हैं, वो अल्कोहल भी ले रहे हैं, वो टोबैको ओरली भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो टोबैको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो टी, कॉफ़ी वगैरह हैं, इन सब का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, ये स्टेन कर देते हैं दांतों के ऊपर। तो एक्सेस यूज़ ऑफ टी एंड कॉफ़ी अवॉइड करना है। अच्छा, ये फास्ट फूड और जंक फूड जो है, जो रेडीमेड फूड है, मैगी, ये जो बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब किस तरह से, क्या ये खाने चाहिए, दांतों के लिए अच्छे हैं? बीइंग अ पर्सन फ्रॉम यंग जनरेशन, मैं आपको बता सकती हूँ कि अवॉइड तो हम बहुत हद तक करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हमें लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है कि हम उस पर ही आदी हो गए। सुबह हमारी बर्गर्स हो रही है, दोपहर हम पिज़्ज़ा कर रहे हैं, रात को हम वापस फिर बाहर का जंक फूड खा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जंक फूड खाने की वजह से हमारे दांतों में प्रॉब्लम होगी। रीज़न ये है कि वो स्टिकी फूड कंसीडर करा जाता है। स्टिकी फूड होगा, लॉन्ग टाइम तक हमारे मुंह में अगर उसका रेजिड्यू कोई फंसा रह गया तो बैक्टीरिया ज़्यादा हार्बर करेंगे। लेकिन आप जब हेल्दी फूड खाते हो, फाइबर रिच फूड खाते हो, सैलड्स वगैरह खाते हो, तो हमारे दांत जो हैं वो अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। दांत भी यूज़ हो रहे हैं, उनके सपोर्टिव गम्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मसल्स की एक्टिविटी अच्छी हो रही है। तो सर, मैं आपको फैक्ट बताऊं तो जंक फूड वैसे अवॉइड करने का कुछ मना नहीं करते हैं, सिर्फ इसका रीज़न ये होता है कि वो स्टिकी होता है, बहुत टाइम तक मुंह में जमा रह जाता है, तो उसकी वजह से कैविटी जल्दी हो जाती है। बाकी हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि आप मत खाओ या इसको अवॉइड करो या उसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। बस मेन जो साइड इफ़ेक्ट वो यही है कि कोला वगैरह में एसिड होता है, तो उसकी वजह से इनामल ख़राब होती है और स्टिकी फूड होने की वजह से वो चिपक के रह जाता है। तो पर्टिकुलरली मैगी और इन सब का कुछ खास कोई रोल है नहीं, उसका एग्जैजरेट करें, बेफालतू में करें तो कोई सेंस नहीं है। लेकिन हम टोबैको पे बात कर सकते हैं। फास्ट फूड में बस यही दो चीज़ें ज़्यादा जाएंगी कि आपको कार्बो मतलब एसिडिक ड्रिंक्स नहीं ज़्यादा लेनी है, और फास्ट फूड जो स्टिकी फूड है उसे नहीं कंज्यूम। बहुत 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 ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस मैडम आपने जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन ऐसे भी एक्चुअली ओवरऑल हेल्थ के लिए, खास करके क्योंकि मेरे ऑडियंस अधिकतर ओल्ड एज के ऑडियंस हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बाकी भी ओवरऑल हेल्थ के लिए, केवल ही मैंने दांतों के लिए ही नहीं, बल्कि ये फास्ट फूड तो आपके बाकी ओबेसिटी बढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़फुल नहीं है। तो अच्छा, आपने मैडम एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतर हमारे देश के अधिकतर लोग एक टाइम ही ब्रश करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, तो क्या आइडियली कितना टाइम हमको ब्रश करना चाहिए, और कब ये ब्रश भी कब करना चाहिए? जी सर, मैं आपको बताती हूँ। हमारी ओरल हैबिट्स में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए।
एटलीस्ट एक बार माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। और कब कब और कैसे यूज़ करना चाहिए वो मैं थोड़ा इलैबोरेट करके आपको बताती हूँ। मैंने टूथब्रश और टूथपेस्ट कैसे यूज़ करना है टेक्निक आपको बता दी, अब कब यूज़ करना है वो मैं बता देती हूँ। हम सुबह उठे, हमने कोई भी ब्रेकफास्ट खाया, उससे पहले हमें मॉर्निंग में एक बार ब्रश करना है, ठीक है। हमने ब्रश कर लिया, अपना खाया पिया, पूरा दिन हमने अच्छे से यूज़ करा, खाया पिया, हर चीज़ अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करी। अब हम रात को एक बार ब्रश करेंगे अपना डिनर करने के बाद, बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रात को दूध पीने की हैबिट होती है, चाय पीने की हैबिट होती है, कॉफ़ी पीने की हैबिट होती है, या फिर एक बहुत फेमस टेलीविज़न शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सारे मेल्स रात को कलेक्ट होके जाते हैं एक सोडा शॉप पे और वो रात को सोडा पीते हैं। तो बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो रात को सोडा भी पीती है ड्यू टू डाइजेस्टिव इश्यूज़ या फिर कोई भी इशू हो सकता है। बहुत सारे लोग रात को अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो जो कोई भी आपकी हैबिट है, जो कुछ भी आप प्रेफर करते हो, वो सब करने के बाद लास्ट स्टेप आपका होना चाहिए ब्रशिंग। आपने रात को भी ब्रशिंग करनी है, 2 बार ब्रशिंग में, एक आपकी मॉर्निंग ब्रशिंग होती है और एक बार आपकी रात की ब्रशिंग होती है। इन सबको करने के अलावा यू कैन ऑलवेज यूज़ अ माउथ वॉश। डाइल्यूट करके आप कोई भी नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश यूज़ करो। कोई मेडिकेटेड कंडीशन है आपको, तो मेडिकेटेड कंडीशन में आपके डॉक्टर्स आपको एक माउथ वॉश उस हिसाब से देंगे ताकि वो आपको उस तरीके की कंडीशन में हेल्प कर सके, एड कर सके। सेंसेशंस होगी तो डिसेंसिटाइजिंग दिया जाएगा। हैलिटोसिस या मुंह में बदबू आती होगी तो उसके लिए अलग माउथ वॉश दिया जाएगा। ब्लीडिंग गम्स होती हैं तो उसमें हेल्प करने के लिए अलग माउथ वॉश आता है। बच्चों का अलग माउथ वॉश आता है। तो एक बार माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए और गम की मसाज ड्यूरिंग ब्रशिंग हमें करनी चाहिए। मैडम एक चीज़ बहुत ही अच्छा आपने बताया। एक तो आपने एक बताया कि 2 बार करना है ब्रश करना, और केवल ब्रश नहीं करना है बल्कि गम का मसाज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताया। और तीसरा एक चीज़ बताया कि आपको माउथ वॉश भी यूज करना है। तो माउथ वॉश कब, मैंने उसका क्या, मैंने जैसे एक मॉर्निंग में बताया, इवनिंग में बताया कि आपको ब्रश यूज करना है, लेकिन माउथ वॉश कब करना है? माउथ वॉश सर दिन में हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। आइडियली मैं हाँ आइडियली हम ज़्यादा अच्छे से माउथ वॉश का एक्शन मुंह में हो तो उसको यूज़ करने के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप रात को जब आपने अपना पानी, दूध, चाय, अल्कोहल, सोडा, जो कुछ भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है आपने वो कंज्यूम करा, उसके बाद ब्रश कर लिया, रात को एक माउथ वॉश थोड़ा सा आपने मुंह में लेना है, उसको अच्छे से पूरे मुंह में आपको रिंस करते हुए स्पिट करके फिर सो जाना है। क्योंकि माउथ वॉश में ना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फॉर होल नाइट जब आप कुछ खा पी नहीं रहे हो और आपका मुंह और ओरल टिश्यूज स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन में, उस टाइम वो एंटीबायोटिक एक्शन जो आपके मुंह में रहेगा ना, तो वो किसी तरीके के बैक्टीरिया को डीग्रो नहीं होने देगा, मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। तो रात में जब आप स्टेबल स्टेज में हो तो माउथ वॉश एक्टिव रहता है, एक लंबे टाइम तक आपके मुंह को बैक्टीरिया फ्री रखता है। तो रात को करना माउथ वॉश बेटर है। या फिर आप माउथ वॉश तब कर सकते हो कि आपने मॉर्निंग में अपना ब्रशिंग करी, ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपना 3 से 4 घंटे के लिए कुछ खा पी नहीं रहे हो, आपने 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब आप अपना लंच करेंगे 2 बजे या 3 बजे। तो 10 बजे से 2 और 3 बजे के बीच में आप कुछ नहीं खा पी रहे हैं, उस टाइम आप चाहें तो फॉर 2, 3, 4 आवर्स जो बीच में गैप है तब आप माउथ वॉश कर सकते हो, नो इश्यूज़। बहुत ही अच्छा। बहुत मैडम, एक चीज़ और भी, जैसे दांत में ये हो जाना, दांत सड़ जाना, केरीज हो जाना, ये बहुत ही यंग जनरेशन्स के लोगों को भी बहुत ही, मैंने ये तो प्रॉब्लम तो हर एज में हो सकता है, लेकिन यंग जनरेशन्स को भी बहुत ही ये है। तो ये क्यों इतना यंग जनरेशन्स में होने की क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है, और इसमें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? अगर इस तरह की दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए? जी सर, आपने पूछा कि क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और हमारे दांतों में आजकल कीड़ा लगने की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। तो मैं इस बात को बताना चाहूँगी, यंग जनरेशन में या A to Z किसी भी जनरेशन की, अगर मैं केवल डेंटल केरीज की बात करूँ तो मुंह में कीड़ा लगना केवल एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि हमने कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया तो हमारे दांतों में कीड़ा लग गया, या हमने ब्रशिंग नहीं करी तो हमारे मुंह में कीड़ा लग गया। कीड़ा लगने के बहुत सारे कारण होते हैं।
डेंटल केरीज आपकी लग रही है, स्टार्ट हो रही है या फिर प्रोग्रेस कर रही है, तो वो होस्ट पे भी डिपेंड करता है, मतलब हमारे टीथ पे डिपेंड करता है। ओरल फ्लोरा जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। थर्ड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी डाइट है, कि हम क्या डाइट ले रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो क्या पता मेरी डाइट अच्छी हो, क्या पता मेरा ओरल फ्लोरा कॉम्प्रोमाइज्ड हो, क्या पता मेरी ओरल फ्लोरा भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मेरी डाइट भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, क्या पता मेरी कोई भी दो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हो, एक ठीक हो, क्या पता मेरी दो ठीक हो, एक कॉम्प्रोमाइज हो। तो केस डिपेंडेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर दोनों टाइम ब्रश करा है, मैं सुबह शाम ब्रश भी करती हूँ, मैं माउथ वॉश भी यूज़ करती हूँ, मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन फिर भी मेरे दांतों में केरीज लगी। हो सकता है आपका ओरल फ्लोरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो आपकी केरीज के लिए। आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इतना ज़्यादा क्षमता रखते हो कि इतनी अच्छी क्लीनिंग होने के बाद भी वो आपको डेंटल केरीज कर पा रहे हैं। आप मेरे पास आएंगे, ये कहेंगे कि मैं तो कुछ ज़्यादा मीठा भी नहीं खाता, मैं तो रोज़ ब्रश करता हूँ, फिर मेरे दांतों में कीड़ा क्यों लगा। हम एनालाइज करेंगे कि आपका थूक का क्वालिटी कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आपकी ओरल हैबिट्स क्या हैं, रीज़न क्या है आपके दांतों में कीड़ा लगने का। तो केवल एक चीज़ नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से केरीज होती हैं। तो केस डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। हम यंग पेशेंट्स में जो मेन कंसिडरेशन लेके चलते हैं, हम यंग पेशेंट्स में जो मेन कंसिडरेशन करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं कि आखिर यंग जनरेशन में दांतों में कीड़ा क्यों लग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में हमारा जब इनामल कॉम्प्रोमाइज होता है, हमारी फूड और ईटिंग हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज होती हैं, और हमारा दांतों का जो टेक्सचर है वो चेंज होता है। इनामल कॉम्प्रोमाइज हो गई, स्टिकी फूड उसमें जाने लगा रेगुलर, हम एसिडिक ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, या हमें GERD की प्रॉब्लम है, हमारा पेट नहीं ठीक है, हमें एसिडिक रिफ्लेक्स आता है बार बार, हमारा इनामल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जैसे ही हमारा इनामल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हमारा सलाइवा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हमें केरीज लगना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ही अच्छे से मैडम आपने बताया। एक्चुअली आपने बताया कि केरीज जो दांत में इन्फेक्शन लगता है, दांत सड़ता है, इसमें दो मुख्य कारण है। एक तो हमारे जो ओरल फ्लोरा है, जो हमारे नॉर्मली भी मुंह में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, जो कीटाणु रहते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरियाज रहते हैं, लेकिन अगर वो फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए और उसमें कुछ ऐसे फ्लोराज, ऐसे बैक्टीरियाज आने लगे जो जो आपकी केरीज को बढ़ाते हैं, तो उसके कारण से भी होता है। और दूसरा एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बताया कि आपके फूड हैबिट्स अच्छे नहीं हैं। अगर आप इस तरह के फूड्स खाते हैं जो स्टिकी है, जो दांत से सड़ जाते हैं, या जो एसिडिक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये भी आपके दांत के ऊपर की जो लेयर को डैमेज करते हैं। इसके कारण से भी हो सकता है कि आपके चाहे आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होने के कारण से भी आपको ये इस तरह के इन्फेक्शंस लग सकते हैं। तो ये कैसे समझ में आएगा, हम अपने ओरल गम के, ओरल माउथ के ओरल फ्लोरा को मैडम हम लोग कैसे बेहतर रख सकते हैं? व्हाट आई शुड डू टू मेक माई ओरल फ्लोरा? और ऐसा तो नहीं कि वो जो हम लोग माउथ वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, इससे हमारे माउथ के जो नॉर्मल फ्लोराज हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं होते हैं? जी सर, दो फैक्टर्स आपने काउंट कर लिए, एक माइक्रोफ्लोरा हो गया, दूसरा हमारा फैक्टर हो गया ईटिंग हैबिट्स। थर्ड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है होस्ट, मतलब हमारा जो दांत है। कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग गेस्टेशन या फिर डेवलपमेंटल ईयर्स में हमारा दांत जब बन रहा होता है तो दांत ही कॉम्प्रोमाइज्ड बनता है, इनामल डिस्प्लेजिया हो जाता है, इनामल में ग्रोथ के टाइम कोई प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रोमाइज इनामल ही बनता है, डेंटल फ्लोरोसिस होती है हमें, या डेंटिन में कोई प्रॉब्लम होता है, या दांत का स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है, तो उन केसेस में भी हमारे दांतों में केरीज ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा आड़े तिरछे दांत हैं, प्लेन सीधे अलाइंड नहीं है दांत, तो दांत का भी एक बहुत मेजर रोल है केरीज ज़्यादा लगने में। अब आपने बात करी कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे मुंह में नॉर्मल और हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको हम सरवाइव करवाएं, और जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान होता है, हम उनको रिमूव करते रहें या फ्लश ऑफ करते रहें। तो ये एक बहुत नॉर्मल जनरल प्रोसीजर है। जो बैक्टीरियाज हमारे मुंह में प्रेजेंट हैं, ओरल फ्लोरा जो हेल्दी है, जो हमारे मुंह में हार्बर करता है, हमें उसमें कोई चेंजेस करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है।
हम जो भी खा पी रहे हैं, रेगुलर ब्रश कर रहे हैं, अच्छा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, वो हेल्दी रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें चेंजेस कब आते हैं? आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग करने की वजह से आपके मुंह में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। आप टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, टोबैको यूज़ करने की वजह से आपकी जो ओरल मेम्ब्रेन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आप सिस्टमिक डिजीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो, आपको डायबिटीज़ है, आप लॉन्ग टर्म से किसी सिस्टमिक डिजीज़ की दवा खा रहे हो, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, या किसी और तरीके की प्रॉब्लम है आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं जिसकी वजह से हमारा ओरल फ्लोरा चेंज होता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो नॉर्मली तो हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर यूज़ ऑफ माउथ वॉश एंड मसाज। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमारे फ्लोरा में चेंजेस होते हैं तो हमें एक बार डॉक्टर से कंसिडर जाके कंसल्ट कर लेना चाहिए। कंसल्टेशन से ये होता है कि डॉक्टर आपको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेता है कोई भी चेंजेस आपके मुंह में, म्यूकोसा में, टीथ में, गम में, टंग में या चीक में हो रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट अवेयर करा देगा, उसका ट्रीटमेंट आपको बता देगा। एज सच हम केवल ओरल फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ कर सकते हैं वो बहुत घरेलू उपाय है। कोई माउथ वॉश नहीं यूज़ करना चाहता, नहीं करो, आप 2 बार ब्रशिंग करो। मसाज आप उंगली से कर सकते हो, कुछ मत लो उंगली में, नॉर्मल अपनी उंगली ली, गम के ऊपर सर्कुलर मोशन में मसाज करा आपने, करीब 30 टू 40 सेकेंड्स आपने 2 बार मसाज कर लिया, मॉर्निंग में कर लिया, रात को कर लिया, मॉर्निंग में ब्रश कर लिया, रात को ब्रश कर लिया। हमारी ब्रशिंग हो गई, हमारा मसाज हो गया, हम माउथ वॉश नहीं यूज़ करना चाह रहे, हमें डर है कि उस माउथ वॉश से हमारा नॉर्मल फ्लोरा भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, आप उसकी जगह 1 ग्लास गुनगुना पानी लो, 1 ग्लास गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डालो, उस पानी से आप रिंस करो। आपने सुबह शाम गुनगुने पानी में नमक डाल के भी रिंस करा, उससे भी आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। लेकिन माउथ वॉश से कोई नुकसान नहीं है अनलेस आपका माउथ वॉश नॉन अल्कोहलिक हो, माउथ वॉश स्टेनिंग ना करता हो। कुछ कुछ माउथ वॉश हैं जिनसे स्टेनिंग का प्रॉब्लम आता है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई माउथ वॉश कंटिन्यूसली नहीं यूज़ करना चाहिए। आप एक बार प्रेस्क्राइब्ड माउथ वॉश अपने डॉक्टर से पता कर लो, कंसल्ट कर लो, फिर आप वो माउथ वॉश बेझिझक यूज़ करो। थैंक यू मैडम। एक्चुअली एक चीज़ और भी था कि बहुत ही कॉमन रहता है कि लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, तो ये दांत पीले ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने एज ए घरेलू उपाय, ऐसा नहीं कि कोई मेडिसिन, क्या हम लोग करें कि हमारे दांत पीले ही ना हो? सर, दांत पीले होना एक तो स्टेनिंग कहलाता है इसको। अब ये स्टेनिंग 2 तरीके की हो सकती है, एक होता है इंट्रिंसिक स्टेनिंग, एक होता है एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी सतह पे किसी तरीके से किसी तरीके की कोटिंग चढ़ जा रही है, कोई लेयर जमा हो जा रही है, तो आपको दांत में किसी तरीके का कलर चेंज दिख रहा है कि मेरे थोड़े से रेड हो, मतलब थोड़े से ब्लैक हो रहे हैं, थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, थोड़े से पीले पड़ रहे हैं। दूसरा होता है इंटरनल चेंजेस की वजह से आपके दांत में कोई इन्फेक्शन हुआ, या आप टोबैको इतना कंज्यूम कर रहे हो, या आप इतनी ज़्यादा टी कॉफ़ी वगैरह कंज्यूम कर रहे हो जिसकी वजह से दांतों ने इंटरनल स्टेनिंग ले ली है। तो इंटरनल स्टेनिंग हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, एक्सटर्नल स्टेनिंग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। एक्सटर्नल आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हो, जैसे ही आपकी वो टॉपिकल लेयर ऑफ स्टेन हट जाएगा, आपका नेचुरल दांत का जो कलर है वो दिखने लगेगा। अब सारी बात वापस इस दांत के स्ट्रक्चर पे आ जाती है कि हमारे जो दांत की टॉपिकल लेयर है वो इनेमल है, सेकेंड लेयर हमारी डेंटिन है। जो हमारी इनेमल होती है ना, वो, अब मैं आपको एक आम भाषा में बताऊं, थोड़ा सा पारदर्शी लेयर होती है। जो हमारे दांत का जो कलर आता है ना, वो दांत का कलर हमारे डेंटिन का रिफ्लेक्शन होता है कि हमारा जो डेंटिन है वो किस कलर का है। द मोर येलो द मोर बेटर, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हमारा जो इनामल का लेयर है वो जितना पारदर्शी होगा उतना हमारा ज़्यादा डेंटिन दिख रहा होगा। हमारा डेंटिन अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब हमारा इनामल थिक है, इनामल अच्छा है। थोड़ा थोड़ा स्टेन्ड दांत, हल्का हल्का पीला नॉर्मल टेक्सचर दांतों का दिखेगा, क्योंकि इनामल ही हमारी इस तरीके से है कि वो आपको एक ह्यू देगी, एक आपको एसेंस प्रोवाइड करेगी कि हमारा जो इसके नीचे का बेस लेयर है वो किस तरीके का कलर है उसका। तो वो
कोई स्टेनिंग नहीं है, वो आपका नेचुरल दांत का कलर ही है ऐसा, आपका डेंटिन ही इस कलर का है, तो आप उसको नहीं चेंज करवाओ, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। लेकिन हाँ, आपके इनामल के ऊपर कोई दाग हो गया है, कोई स्टेन हो गया, आप उसको रिमूव करवा लो। उसको या तो आप स्केलिंग से, प्रोफेशनल क्लीनिंग से रिमूव करवाओ। बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो गई है, यू कैन गो फॉर ब्लीचिंग। टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो आप प्रोफेशनल डेंटल क्लिनिक पे भी जाके अपने डेंटिस्ट के थ्रू ब्लीचिंग करवा के, टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर्स करवा के अपने दांत का शेड इम्प्रूव करा सकते हो, कि आप अभी अगर A2 पे हो तो आप A1 पे आना चाहते हो। दूसरी चीज, आपने बोला कि घरेलू उपाय, इससे मैं बहुत अपने पेशेंट का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक ब्राइड आई थी डेंटल मेकओवर के लिए, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करा था, थोड़ा सा फनी है। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे दांत हल्के से पीले थे, मैं रोज अपने दांतों को रात में नींबू और नमक से रगड़ के सोती हूँ, तो मेरे दांत थोड़ा पीले से वाइट होने लगे हैं। मैं उस टाइम स्टन थी ये सोच के कि पेशेंट इज सो हैप्पी, ये सोच के कि उनका येलो दांत अब वाइट होने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो धीरे धीरे अपना सेल्फ डैमेज कर रही हैं। पूरी रात नींबू का एक लेयर अपने दांतों पे लगा हुआ छोड़ना, मतलब एक एसिड की प्रॉपर लेयर आप अपने दांतों पे लगी हुई छोड़ रहे हो फॉर होल नाइट। ऑब्वियसली आपका टॉप लेयर ऑफ एनामल डैमेज होगा, जो अंदर की चीज निकलेगी वो तो फ्रेश एंड क्लियर वाइट निकलेगी ही। जो रियल चीज है, आप उसको लग रहा है कि आप उसको गंदगी को हटा रहे हो। नो मैम, आपकी गलती है, आप गंदगी नहीं हटा रहे, आप अपने दांत का इनामल ही हटा रहे हो। यानी कि इसका मतलब कि जो सफेद दांत बहुत अच्छे नहीं है, पीले थोड़े दांत नेचुरल वो अच्छे हेल्दी दांत हैं, बहुत अच्छे हैं। ये ये आपने बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन हमको लगता है कि इंडिया के 90% एज ए डॉक्टर मुझे भी ये मिसकंसेप्शन था कि सफ़ेद दांत ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट सफ़ेद दांत अगर आपके हैं तो ये डैमेज्ड इनेमल के लक्षण है, और थोड़े पीले दांत हैं तो ये नेचुरल और वही हेल्दी टीथ हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा दांत हम देखते हैं तो उसमें जो हमें एक कलर का, टेक्सचर का और शेड का जो रिफ्लेक्शन आता है वो डेंटिन के थ्रू आता है। जैसा हमारा दांत है, जैसा हमारा हर बॉडी का स्किन कलर अलग अलग होता है, हेयर कलर अलग अलग होता है, उसी तरीके से हर इंडिविजुअल का दांत का भी अपना शेड होता है। हम नेचुरल गिवन शेड को अगर ऑल्टरेशन करना चाहें तो वो हम आर्टिफिशियल ऑल्टरेशंस कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली नहीं हेल्दी है। कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से आप करवाना चाहते हो, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप ब्यूटिफिकेशन के लिए करवा रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे थोड़े पीले हैं, या मैं किसी ऐसे प्रोफेशनल कमिटमेंट से बंधे हैं हम, या आप किसी ब्यूटी इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में हो जिसमें आप चाहते हो कि मेरा जो नेचुरल शेड है उससे एक शेड अप हो जाए, मतलब मैं थोड़ा सा ब्राइटर साइड पे चली जाऊँ, ऑब्वियसली आप करवा सकते हो। थोड़े टाइम के लिए आप उसको करवाओ, फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए करवाओ, कम लेवल पे आप करवाओ, प्रोफेशनल डेंटल इक्विपमेंट्स और प्रोफेशनल डेंटल चीज़ों से उसको करवाओ, नहीं ज़्यादा हार्म करेगा। लेकिन जो सेल्फ ट्रीटमेंट आप कर रहे हो कि मैं नींबू रगड़ लेता हूँ, या मैं नमक रगड़ लेता हूँ, या मैं कोई पाउडर रगड़ लेता हूँ, या आप किसी भी तरीके का और सेल्फ ट्रीटमेंट करते हो, तो ऑब्वियसली हार्मफुल है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि लोगों को ये लगता है कि मैं अपने दांत भाई सुंदर बना लूँ, कैसे भी करके बना लूँ। एक पेशेंट थे, उनको कंप्लेंट थी कि उनके 2 दांत जो है ना सामने के, रैबिट टीथ हैं मेरे, मतलब ये 2 दांत मेरे ज़्यादा बड़े हैं, नॉर्मल दांतों की शेप से मेरे 2 फ्रंट के दांतों की हाइट ज़्यादा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना सुंदर इसका उपाय निकाला, उन्होंने डेंटिस्ट को कंसीडर ही नहीं करा, विजिट करना तो छोड़ो, उन्होंने डेंटिस्ट को भाव ही नहीं दिया, सेल्फ ट्रीटमेंट करा। जो रेती होती है, अगर आपको पता हो, फाइलर जिससे हम नेल्स फाइल करते हैं या फिर किसी और मेटल की चीज़ को फाइल करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने वो फाइलर लिया, मिरर के सामने बैठे और फाइल कर दिए उन्होंने अपने दोनों दांत, प्रॉपर फाइल कर दिए कि सेम लेवल पे आ जाएं। लेकिन 7, 8, 10 डेज के बाद वो वापस आए कि मुझे सामने के दांतों में ठंडा लगने लगा है, गर्म लगने लगा है, झंझनाहट लगने लगी है। हमने पूछा क्यों, अचानक ऐसा क्यों? तब उस पेशेंट, हमें वैसे
डायरेक्शन मिल गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका जब हमने एग्जामिनेशन करा तो हमें बाकायदा क्रॉस सेक्शन में दोनों लेयर डिफ्रेंशिएट हो रही थी कि ये इनामल है, ये इनका डेंटिन है। हम लोगों ने तो समझ लिया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन जब पेशेंट ने उनको कन्फ्रंट करने के बाद हमने पूछा कि क्या कोई चेंजेस आपने रीसेंट, बहुत रीसेंट है क्योंकि उन्होंने सिम्टम बताए, तब उन्होंने एडमिट करा कि मैंने रेती से खुद ही घिस लिए। अब यानी कि ये जो नेचुरल, कभी भी नेचुरल बेस्ट है, जो नेचुरल चीज़ें हैं। और वो जो रैबिट मैंने ये बहुत ही अच्छा चीज़ बताया कि जो रैबिट टीथ है, जो जिसके थोड़े से दांत बाहर निकलते हैं, वो जाके उसको जस्ट आप फाइलर से चाहे उसको रेती से उसको एक कर दिए तो आप उसके ऊपर के सबसे दांत के सबसे ऊपर के जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डैमेज कर दिया और आपने डेंटिन को एक्सपोज कर दिया, जिसके कारण से आपको, हमको लग रहा है कि इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी और सेंसिटिविटी भी बढ़ गई। तो इससे सबको बचना चाहिए। सबसे कॉमन और सबसे क्विक रेस्पॉन्स आपका सेंसिटिविटी का ही आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारा जब दांत उनका हमने देखा तो नॉर्मल हमारा जो टीथ होता है कि उन पेशेंट को हमने उनके कन्फ्रंटेशन के पहले कैसे डायग्नोस कर लिया था और कैसे समझ लिया था कि उनको रिसेंट में जो 7-8 दिन में प्रॉब्लम हुई है वो क्यों हुई है। नॉर्मली तो हमें ये दांत ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने घिसा तो उन्होंने अपना ये इंसाइजल एज घिसा, तो ये अभी तो आपको ये स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब पेशेंट ने अपना घिस लिया तो उनका घिस जाने के बाद हमें सर्कुलर लेयर्स डिफ्रेंशिएट हुई बाकायदा। ऐसी जो फर्स्ट लेयर है हमारी, ये हमारी इनामल की हमें दिखी, सेकंड लेयर हमें डेंटिन की दिखी, और अंदर से हमें ह्यू आया कि अंदर का पल्प भी एक्सपोज हो गया है और उनको पल्पाइटिस है, जिसकी वजह से पेशेंट इतना सेंसिटिविटी का कंप्लेन करने लगा है। जब उन्होंने एक्सेसिव फाइलिंग कर ली तो इनामल की टॉप लेयर घिस गई, इनामल की टॉप लेयर को घिसने के बाद उन्होंने डेंटिन भी घिस दिया, जिसकी वजह से सर्कुलर जो स्ट्राया हैं हमारी तीनों लेयर्स आराम से डिफ्रेंशिएट होने लगी और उनको प्रॉपर एक्सपोजर की वजह से ये सिम्टम्स आए। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से दांतों का रंग क्यों बदल जाता है मैडम? हमारी इनामल में स्टेनिंग हो जाती है सर, ज़्यादा हम अल्कोहल, कॉफ़ी या फिर टी कॉफ़ी पीने से हमारे दांतों में स्टेनिंग ज़्यादा इस वजह से हो जाती है क्योंकि ये स्टेन्ड ड्रिंक्स हैं। ये एक कलर है इन ड्रिंक्स का। जब आप इनको कंज्यूम करते हो, फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हो, तो ये आपके दांतों के ऊपर एक कोटिंग छोड़ देती हैं, एक स्टेनिंग छोड़ देती हैं बहुत लॉन्ग टर्म के कंटिन्यूस यूज़ की वजह से। तो उन केसेस में ये एक्सट्रिंसिक स्टेन्स में कंसिडर होती है, और अगर आप क्लीनिंग करवाएंगे और अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाएंगे तो वो स्टेन जा सकता है। दूसरा सवाल है, क्या युवाओं के दांतों में गैप हो जाता है दो दांतों के बीच में, तो उसको फिलर यूज करना चाहिए, चाहे कोई इम्प्लांट यूज करना चाहिए उस गैप को भरने के लिए? आपके दांतों का नंबर पूरा है, दांतों का जो गैप है वो किसी मिसिंग दांत की वजह से नहीं है, तो आप उस दांत के चेंजेस, आपको उस दांत में या किसी तरीके के गैप को फिल करने की कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदर देन आपको उसको सुंदर दिखाना है कि मेरे दांत सारे मिले मिले होने चाहिए। दांत का अगर एक कोई नंबर कम है, आपका दांत मिसिंग है, आया ही नहीं है, तब आपको उसको रिप्लेस कराना पड़ता है इम्प्लांट से। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग इज टोटली फाइन एंड हेल्दी। तो ये नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट, गुटखा और तंबाकू के सेवन से दांतों पे क्या बुरा असर पड़ता है? कैंसर वगैरह तो होता ही है ओरल में, लेकिन दांतों पे क्या असर पड़ता है? सबसे कॉमन असर जो आता है सर, दांतों पे स्टेनिंग होती है। फर्स्ट असर जो हम दांतों के ऊपर कंसीडर करें, क्योंकि जो बहुत लंबे असर उनके आते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू पे आते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर, और दांत की बात करें तो स्टेनिंग। अच्छा, गुटखा खाने से दांतों में इन्फेक्शन भी होता है, सड़न भी होता है क्या मैडम? सर किसी भी ये सर दांतों के अंदर नहीं होता, वो मसूड़ों से ज़्यादा रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। खैनी या तंबाकू छोड़ने के बाद से ओरल हेल्थ को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? कि मान लीजिए कि कितना लोगों को तो खाते हैं, अब दिक्कत हो जाता है उसके बाद से छोड़ देते हैं, लेकिन उनका ओरल हेल्थ और अच्छा हो जाए तो उनको क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? आप वापस उस हैबिट को ज्वाइन मत करो, रेगुलर ब्रशिंग करो। अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट करो, डेंटिस्ट आपको हेल्प करेगा उन विड्रॉल सिम्टम्स से डील करने के लिए।
क्या तंबाकू और गुटखा छोड़ने के बाद से जो दांत पीले हो गए रहते हैं, चाहे स्टेनिंग हो जाते हैं, वो क्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती हैं क्या? हाँ सर, स्टेनिंग ठीक कर सकते हैं। अगर हमें टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स करने पड़े तो हम टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स करके दांतों का वापस जो शेड है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्लीचिंग कर सकते हैं, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स कर सकते हैं, या फिर विनियर्स आते हैं, विनियर्स भी हम कर सकते हैं। हम जो चाहें वो शेड यूज़ कर सकते हैं अपने दांतों के लिए। दांत ये तंबाकू चाहे गुटखा खाने के कारण से आपके कैंसर हो सकते हैं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये कैंसर होने के सबसे शुरुआती लक्षण किसी को कैसे समझ में आएगा कि मुझे कैंसर हो सकता है, कैंसर होने के पहले? कैंसर होने से पहले जो आपको अपने मुंह में चेंजेस है, सबसे विजिबल चेंज जो है वो कोई लंबे टाइम तक किसी छाले का मुंह में परसिस्ट करना, आपका कोई छाला हुआ बहुत दिन तक वो छाला नहीं ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लमेटिक टीथ है, कोई शार्प टीथ है जो आपको कांस्टेंट चुभ रहा है, चुभते 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 उसने छाला कर दिया, वो छाला नहीं ठीक हो रहा। आप डेंचर पहनते हो, डेंचर आपका इल फिटेड डेंचर है, फिटिंग उसकी ठीक नहीं है, उसके कुछ शार्प एजेस हैं, डेंचर आपको चुभ रहा है, वो आपको कैंसर कर सकता है। तो तंबाकू के कारण से तंबाकू के कारण से एक ये भी होता है ना कि मैडम मुंह जाम हो जाता है, जबड़ा पूरा खुलता नहीं है, तो ये भी OSMF कहते हैं, हमारा जो यहाँ का ओरल सॉफ्ट टिश्यू होता है वो फाइब्रोसिस में चला जाता है, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस कहते हैं उसको। हमारा जो मसूड़ा के आसपास का एरिया है और गालों के अंदर के हमारे फाइब्रस बैंड्स जो हैं वो चेंज करने लगते हैं अपने टेक्सचर को, और वो बहुत थिक फाइब्रस बैंड्स की शेप ले लेते हैं। ये चीज़ें हमारी सख्त होने लगती हैं, जाम होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। नॉर्मली 35 to 45 mm हमारी माउथ ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन जब हम गुटखा, खैनी, तंबाकू वगैरह खाते हैं, कितना कितना खुलना चाहिए, 2 या 3? सर हमारा नॉर्मली 35 to 45 mm माउथ ओपनिंग नॉर्मल होनी चाहिए। अब वो आपकी फिंगर विड्थ पे डिपेंड करता है, आपकी 3 फिंगर या 4 फिंगर एक बार में मुंह में जानी चाहिए। लेकिन जो गुटखा वगैरह खाते हैं किसी किसी की 2 ही जाती हैं, किसी किसी की तो 1 ही जाती है, तो मतलब बहुत वो हाईर स्टेज पे पहुंच चुके हैं। यानी कि कोई गुटखा या तंबाकू खा रहा है और 2 या 3 अंगुली भी मुंह में नहीं डाल पा रहा है, यानी कि ये बहुत डेंजर साइन है, उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तंबाकू तुरंत छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं जितने भी हमारे ऑडियंस है और जो जवान लोग हैं और गुटखे खा रहे हैं, एक बार ऐसा मुंह में उंगली डाल के देखिए, 3 डाल पा रहे हैं कि नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये समझिए कि कैंसर के शुरुआती लक्षण ये भी एक हो सकते हैं। जी, हम एक स्केल का यूज़ करते हैं। ये स्केल जब हम यूज़ करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं कि आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है। इस स्केल को मुंह में डाल के चेक करते हैं ऐसे कि हमारा कितना माउथ ओपनिंग हो रहा है। तो इसकी ग्रेडिंग्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी ग्रेड पर हैं, कौन सी स्टेज पर हैं। जैसे जैसे आपकी माउथ ओपनिंग कम होती चली जाती है, आप हायर लेवल ऑफ डिजीज़ के स्टेज पे चले जाते हो। स्टेज 1 से 2 पे आओगे, आप 3 पे आओगे, फिर आप कैंसर के नज़दीक होते चले जाते हो। बच्चों को ब्रशिंग की टेक्निक कब से सिखानी चाहिए, कब से उन लोगों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से ब्रशिंग करना है, किस एज से? एज सुन एज जितनी जल्दी हमारा बच्चा समझदार हो जाता है, अपना टूथब्रश पकड़ने लगता है, यूज़ करने लगता है, 3 साल की उम्र में लगभग बच्चा इतना समझदार हो जाता है, तो हमें उसको समझाना सिखाना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे पहले 6 महीने के बाद जैसे ही दांत आता है, पेरेंट्स को ब्रश कराना स्टार्ट कर देना चाहिए। मीठा खाने से दांत की सड़न होती है, दांत खराब होते हैं, सही है गलत है? बिल्कुल सच है। बच्चों को चॉकलेट खाने से दांत सड़ते हैं, गलते हैं, बचपन से मैंने सुनते आया हूं, आप भी हम भी अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सर चिपक के रह जाती है ना चॉकलेट। आपने चॉकलेट खाई और थोड़े टाइम के बाद, 1 घंटे के बाद आपने ब्रश कर लिया, वो चिपकी नहीं रही है तो वो कम डैमेज करेगी, चिपकी है तो ऑब्वियसली डैमेज करेगी। नमक वाला टूथपेस्ट अच्छा होता है? एक शब्द में मैडम, हाँ ना? डजंट मेक्स एनी सेंस। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा आपने। माउथ फ्रेशनर यूज करने से डैमेज होता है ओरल हेल्थ में? ये सर क्वेश्चन, माउथ फ्रेशनर आप कौन सा यूज कर रहे हो, क्या माउथ फ्रेशनर में, उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा, ये बार ये जो माउथ वॉश यूज करते हैं ना, जो ओरल माउथ वॉश जो क्लोरहेक्सिडिन का, ये बार यूज करना अच्छा नहीं है, ये बात सही है क्या? दिन में सिर्फ 1 बार।
दैट्स ऑल मैडम, हमको लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ ये किया। थैंक यू मैडम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत अच्छे से बताया मैडम। एक्चुअली मुझे पहले लग रहा था कि मैडम तो इतना कम उम्र की हैं, क्या मालूम कैसा करेंगी, लेकिन यू हैव गिवन ए लॉट ऑफ वैल्यू टू आवर ऑडियंस, और मुझे लगता है आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड आप में जो एक्सप्रेस करने की जो कैपेबिलिटी है ना, आप जितना अच्छा से समझाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम, और मुझे आशा है कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इससे बहुत सारा चीज़ मैं खुद, मुझे लगता है कि पर्सनली मैंने सीखा है। आपने भी, अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने कुछ सीखा, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, और मैडम को थैंक यू भी ज़रूर बोलिएगा अपने मैसेज में। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सभी लोग अपने ओरल हेल्थ पे ध्यान दें, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सबके लिए, क्योंकि दांत गए तो गए, उस फिर से आते नहीं, फिर आपको आर्टिफिशियल ही होता है, भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसको सेव करिए, अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान दीजिए, कैसे ब्रशिंग करना है, ब्रशिंग टेक्निक पे ध्यान दीजिए, कितनी बार करना है उस पर ध्यान दीजिए। क्या फूड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिस तरह से मैडम ने बताया, कुछ कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपके ओरल हेल्थ को, आपके दांत के ऊपरी परत को डैमेज करता है, उस चीज़ों का ध्यान दीजिए। फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना है ये भी मैडम ने बताया, क्योंकि वो स्टिकी रहते हैं, और स्टिकी होने के कारण से वो एनिमल को डैमेज भी करते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया बैठते हैं, तो उससे भी डैमेज होता है। बहुत सारा चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताया। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी लास्ट तक अब ये पॉडकास्ट देखा है, वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि लास्ट तक, उसमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और किस तरह के डॉक्टर्स को चाहते हैं हम अपने चैनल पे लाएं, ज़रूर हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।